रैग्ना एक अगली डिस्कस्टिंग लूजर था जिसके पूरे परिवार को ड्रैगन्स ने बचपन में मार दिया था। इसके रिलेटिव्स ने इसे अडॉप्ट कर लिया पर ड्रैगन्स ने उन्हें भी जान से मार डाला। पर रैग्ना को जिंदा छोड़ दिया। इस मनहूस के पास जो कोई भी जाता था ड्रैगन्स के हाथों मारा जाता था। शहर के लोगों को लगा कि रैग्ना कर्स्ड है और इसकी वजह से ही इनके शहर पर आए दिन ड्रैगन्स के द्वारा हमला होता जा रहा है। रैग्ना को बुरे तरीके से बुली किया जाता था, इसे पीटा जाता था और इसे गालियां भी दी जाती थी और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है ताकि दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रैगन हंटर बनके इस दुनिया से ड्रैगन्स की एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दे। एक दिन बहुत सारे ड्रैगन्स शहर पर हमला कर देते हैं जिसमें लाखों ड्रैगन हंटर्स और नॉर्मल सिटीजन्स की जान चली जाती है। सिर्फ एक ड्रैगन हंटर बचता है जो कि था रैग्ना। रैग्ना को ड्रैगन्स की लीडर अल्टीमेशिया के बारे में पता चलता है और 2 सालों तक ट्रेन करने के बाद अल्टीमेशिया को जान से मारने के लिए इसके अड्डे पर पहुंच जाता है। पर रैग्ना बुरी तरह से पिट जाता है। सभी ड्रैगन मोनार्क्स कहते हैं कि अभी इसी वक्त इसे जान से मार दो, पर अल्टीमेशिया इसे जान से नहीं मारती है बल्कि जबरदस्ती ड्रैगन मोनार्क का ब्लड इसकी बॉडी के अंदर डालने लगती है। मुझे लगता है तुम ड्रैगन गॉड के सर्वेंट बनने के लिए पैदा हुए हो क्योंकि तुम हर बार बच जाते हो। पर चिंता मत करो, इस बार तुम नहीं बचोगे। जैसे ही ये ब्लड तुम्हारे शरीर में जाएगा तुम बिल्कुल हमारी ही तरह एक ड्रैगन मोनार्क बन जाओगे। तुम्हारा सारा गुस्सा, सारी तकलीफें, तुम्हारी सारी यादें गायब हो जाएंगी और तुम पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाओगे। जैसे ही ये ब्लड रैग्ना के शरीर में जाता है तो दर्द से चिल्ला उठता है। इसकी सारी मेमोरीज जाने लगती हैं, पर एक मेमोरी रह जाती है। ये मेमोरी थी एक लड़की की जिसका नाम है लियोनिका। बचपन में जब रैग्ना को बुली किया जाता था तब लियोनिका ही इसके पास आई थी और इसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। उस दिन के बाद से दोनों साथ में मिलकर सभी ड्रैगन्स को मारना शुरू कर देते हैं। हालांकि रैग्ना अभी भी काफी ज्यादा कमजोर होता है पर हर बार लियो को ही इसकी जान बचानी पड़ती है। पर इसके बावजूद दोनों साथ रहते हैं। इस दुनिया में ड्रैगन्स इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका खून मैजिकल होता है और इन्हें मारने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो सिल्वरीन से इनके खून को फ्रीज कर दिया जाए और ड्रैगन्स को मारने का दूसरा तरीका है कि इन्हें धूप में लेकर जाया जाए। जो लोग ड्रैगन्स को मारकर इंसानों की रक्षा करते हैं उन्हें ड्रैगन हंटर्स कहा जाता है। और लियो सिर्फ 12 साल की उम्र में ही टॉप के ड्रैगन हंटर्स में गिनी जाती है। पर रैग्ना इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसके पास ड्रैगन हंटिंग का कोई खास टैलेंट नहीं है। ये जानता है ये चाहे जितनी भी मेहनत कर ले शायद कभी लियो के लेवल तक ना पहुंच सके, पर फिर भी इसके साथ रहता है क्योंकि लियो को अपना हीरो मानता है। और रैग्ना चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इसके काम आ सके। एक दिन कुछ ड्रैगन हंटर्स एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए रैग्ना का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी वजह से लियो पीछे रह रही है। लेकिन लियो सभी के सामने रैग्ना का सपोर्ट करती है और बोलती है कि ना ही मुझे पैसे चाहिए, ना ही स्टेटस और ना ही फेम। मेरा बस एक गोल है, इतनी ज्यादा ताकत हासिल करना कि पूरी दुनिया के किसी भी ड्रैगन को खत्म कर सके, यहाँ तक कि इनके ड्रैगन गॉड को भी। लियो सभी ड्रैगन हंटर्स से पूछती है कि कौन इसके साथ इस मुश्किल रास्ते पर चलेगा, पर सभी लोग चुप रहते हैं। सिर्फ रैग्ना बिना सोचे समझे अपना हाथ उठा देता है। ये देखकर लियो मुस्कुराती है क्योंकि रैग्ना हमेशा इसका सपोर्ट करता है। शाम को रैग्ना अकेले प्रैक्टिस करता है ताकि और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मैं लियो को सब कुछ नहीं करने दे सकता। ड्रैगन्स को मारने में मुझे लियो की हेल्प करनी होगी। तभी इसके पीछे एक अजीब सा आदमी आ जाता है। तुम उसे नहीं बचा पाओगे। रैग्ना को एक विजन दिखाई देता है और देखता है कि बहुत सारे ड्रैगन्स इंसानों पर हमला करते जा रहे हैं। लियो रैग्ना को बचाने की कोशिश करती है और सभी ड्रैगन्स के साथ भिड़ जाती है, पर एक भयानक ड्रैगन के टेंटिकल्स इसके शरीर को पूरी तरह से चीर देते हैं और रैग्ना की आंखों के सामने ही लियो मारी जाती है। तभी अचानक से रैग्ना उठ जाता है और इसे लगता है कि ये बस एक डरावना सपना था, पर तभी इसके कानों में लियो की आवाज गूंजती है और ये आवाज कहती है कि वो वक्त बहुत ही जल्द आने वाला है जब लियो मारी जाएगी। उस दिन के बाद से रैग्ना को बार बार लियो की मौत के वही विजन्स दिखाई देने लगते हैं और पहले से भी ज्यादा ट्रेन करना शुरू कर देता है। हर हाल में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है कि भविष्य में हमेशा लियो की रक्षा कर सके। ड्रैगन हंटर्स को एक अजीब बात पता चलती है, सारे ड्रैगन्स एक ही दिशा में जा रहे हैं जो कि है डोनापेयर सिटी। और सबसे हैरानी की बात ये होती है इस सिटी पर सदियों से किसी भी ड्रैगन ने हमला नहीं किया था, पर अचानक से इतने सारे ड्रैगन्स का वहाँ पर जमा होना किसी बड़े खतरे का इशारा था। लियो नोटिस करती है कि रैग्ना पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बदल चुका है। ना ये ठीक से सोता है, ना ही आराम करता है। लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से इसके हाथों में छाले पड़ चुके होते हैं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके होते हैं। तुम्हें हुआ क्या है रैग्ना, प्लीज मुझे बताओ ना। पर रैग्ना चाहते हुए भी कुछ नहीं बता पाता है और लियो रैग्ना से कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से मुझे महसूस हो गया था कि एक दिन तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, पर मेरे पास तो कोई टैलेंट है ही नहीं लियो। मेरे इंस्टिंक्ट्स कभी गलत नहीं होते। मैं नहीं जानती वो समय कब आएगा, पर मुझे भरोसा है कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनोगे। और ऐसा बोलकर लियो इसे गले से लगा लेती है और बोलती है कि जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते हो तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। रैग्ना जब छोटा था तो इसके माँ बाप को ड्रैगन्स ने मार दिया था। इसके मामा चाचा इसे अपने साथ लेकर गए, पर ड्रैगन्स ने उन्हें भी जान से मार डाला। बाद में एक अमीर आदमी ने रैग्ना को अडॉप्ट कर लिया, पर ड्रैगन्स ने उसकी जमीन और उस बंदे को भी जान से मार डाला। हर जगह बस रैग्ना ही जिंदा बचता रहा और इसके साथ के सभी लोग मारे जाते थे। इसी वजह से सभी लोग इसे मनहूस समझने लग गए और कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि इसी की वजह से ड्रैगन्स इनके गांव पर हमला कर रहे हैं। ये साला पनौती है और रैग्ना भी इनकी इस बात पर भरोसा करने लग जाता है कि शायद इसका जिंदा होना ही एक श्राप है और इसके आसपास के सभी लोग मारे जाते हैं। सभी लोगों ने रैग्ना को अकेला छोड़ दिया था, पर तब इसकी जिंदगी में लियो आती है। लियो रैग्ना से कहती है कि अगर तुम हर बार ड्रैगन्स के हमले से बच जाते हो तो ये कोई श्राप नहीं बल्कि एक टैलेंट भी हो सकता है। और इसने रैग्ना को एक ड्रैगन हंटर बनने का मौका दिया। रैग्ना इसे मना करता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो एक दिन तुम भी मारी जाओगी, पर लियो बिना डरे कहती है कमजोर लोगों की मौत होती है और मैं कमजोर नहीं हूँ। और ऐसा बोलकर रैग्ना के सामने ही एक ड्रैगन को पल भर में मार गिराती है। इसकी ताकत को देखकर रैग्ना को जिंदगी में पहली बार किसी पर भरोसा होता है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। रैग्ना को दोबारा से लियो की मौत का वही विजन आता है और इस बार जब इसकी आंख खुलती है तो इसे एहसास हो जाता है कि जिस दिन से ये इतना ज्यादा डर रहा था शायद वो दिन
आज आ चुका है। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि डोनापेयर सिटी के ऊपर अचानक से हजारों ड्रैगन्स ने हमला कर दिया है। पूरी सिटी में पैनिक का माहौल हो जाता है और ड्रैगन हंटर्स को तुरंत बैटल के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही रैग्ना ये सारी चीजें देखता है, इसकी फट जाती है और लियो से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना तुम मारी जाओगी लियो। पर लियो इसकी बात पर यकीन नहीं करती। पर लोग मुसीबत में हैं। ड्रैगन हंटर्स होने के नाते हमें सभी लोगों की हेल्प करनी होगी, ये हमारा फर्ज है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगी रैग्ना। और ऐसा बोलकर बैटल फील्ड की तरफ चले जाती है। मजबूरी में रैग्ना भी इसके पीछे जाता है। बैटल फील्ड के अंदर हर तरफ तबाही मची होती है। ड्रैगन इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में होते हैं कि आम ड्रैगन हंटर्स इनके सामने ठीक ही नहीं पा रहे होते। इसी बीच एक आदमी खून से लथपथ ड्रैगन हंटर्स के सामने पहुंचता है। सभी को लगता है कि एक जख्मी इंसान है, पर अगले ही पल ये बंदा अपने खून को हथियार में बदल देता है और ड्रैगन हंटर्स को मारना शुरू कर देता है। और तभी पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक सुपीरियर ड्रैगन है। सुपीरियर ड्रैगन्स आम ड्रैगन्स से बिल्कुल अलग होते हैं। ये इंसानी रूप ले सकते हैं और इनके पास बेहद ताकतवर मैजिकल एबिलिटीज होती हैं। रैग्ना दूर से इस ड्रैगन को देखता है और शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि इसकी पीठ के ऊपर वही टेंटिकल्स थे जो कि इसने अपनी विजन में देखे थे। और ये वही ड्रैगन है जिसने इसकी विजन में लियो को मारा था। रैग्ना बिना सोचे समझे इस पर हमला कर देता है, पर इसकी सिल्वर स्वॉर्ड इस ड्रैगन को छू तक नहीं पाती है और एक ही पल में टूट जाती है। ये सुपीरियर ड्रैगन पलटकर हमला करता है और रैग्ना पर इतनी जोर से हमला करता है कि ये सीधा नदी में जाकर गिर जाता है। लियो की नजर रैग्ना पर जाती है और इसे गुस्सा आ जाता है और अपने साथी साइक्स से कहती है कि जल्दी से रैग्ना की जान बचाओ, मैं इसे देखती हूँ। और खुद इस सुपीरियर ड्रैगन का सामना करने लगती है और इसके सामने आ जाती है। तुमने मेरे रैग्ना को चोट कैसे पहुंचाई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर दोनों की ताकत में इतना ज्यादा बड़ा अंतर होता है कि इस ड्रैगन को एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पाती है। ये सुपीरियर ड्रैगन अपना नाम ग्रूमवेल्टे बताता है। इस किंगडम का विनाश किसी रणनीति से नहीं, बल्कि हमारे ड्रैगन लॉर्ड की एक साधारण सी इच्छा की वजह से हो रहा है। उनके लिए तुम इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं और अब तुम मारी जाने वाली हो। ये ड्रैगन मोनार्क लियो को जान से मार देता है। ये देखकर रैग्ना अंदर से टूट जाता है। पहले इसका परिवार, फिर इसके रिलेटिव्स और अब लियो की भी मौत हो जाती है। रैग्ना इस पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगता है। सभी ड्रैगन्स मिलकर शहर के लाखों लोगों की जान ले लेते हैं और सिर्फ रैग्ना ही जिंदा बचता है। और इस बार रैग्ना को सच में लगने लगता है कि कहीं ये श्रापित तो नहीं है ना, क्योंकि बचपन से ही जो भी इसके साथ रहता है वो मारा जाता है। लियो की मौत के बाद रैग्ना के मन में ड्रैगन्स के लिए काफी ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है और उस दिन के बाद से सभी ड्रैगन्स को बेवजह ही मारना शुरू कर देता है। रैग्ना सालों तक कड़ी ट्रेनिंग करता है। इस सफर में इसके साथ काफी सारे लोग भी जुड़ते हैं, पर धीरे धीरे वो सब लोग भी ड्रैगन्स के हाथों मारे जाते हैं। और प्रेजेंट में पूरे 8 सालों तक ट्रेन करने के बाद रैग्ना अल्टीमेशिया के द्वारा एक ड्रैगन मोनार्क में बदलने वाला है। रैग्ना सोचता है कि इसने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा मेहनत की, इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया, वो भी सिर्फ इस पल के लिए जब ये खुद एक ड्रैगन बन जाएगा जिससे ये दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। रैग्ना को लगता है कि ड्रैगन बनने से अच्छा है कि मैं खुद की ही जान ले लूं, और इस रिचुअल को बीच में ही रोक देता है और अपनी छाती में सिल्वरीन स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिसकी वजह से इसका ड्रैगन बनने का प्रोसेस खत्म हो जाता है, पर खुद भी मारा जाता है। ये देखकर अल्टीमेशिया डिसअपॉइंटेड हो जाती है और यहाँ से अपने सभी ड्रैगन मोनार्क्स के साथ चली जाती है। इसके जाने के बाद क्रिम्सन नाम की एक ड्रैगन मोनार्क इसके पास आती है और अपनी पावर्स का यूज करके रैग्ना को दोबारा से जिंदा कर देती है, पर इसके उठने से पहले ही क्रिम्सन यहाँ से चली जाती है। अब रैग्ना दोबारा से जिंदा हो जाता है और दोबारा से ट्रेन करना शुरू कर देता है। रैग्ना पहले से भी कड़ी ट्रेनिंग करता है और एक दिन इसकी सिल्वरीन स्वॉर्ड इसकी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाती है और ये बंदा अपनी ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर देता है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन हंटर बन जाता है। अब रैग्ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, पर अब किसी की जान बचाने के लिए इसके पास कोई बचा ही नहीं था। इसे हर दिन ऐसा लगता था कि जैसे अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहा है। तभी एक दिन इसके सामने क्रिम्सन आ जाती है। रैग्ना बिना सोचे समझे इस पर अटैक कर देता है, क्योंकि इसे ड्रैगन से नफरत है और इसे पता चल जाता है कि क्रिम्सन भी एक ड्रैगन है। पर क्रिम्सन कोई नॉर्मल ड्रैगन मोनार्क नहीं थी, ये इमोर्टल थी, इसे मारा नहीं जा सकता था। और रैग्ना को ऑफर देती है कि मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों साथ में काम करके इस दुनिया से ड्रैगन्स का नामो निशान मिटा सकते हैं। और क्योंकि दोनों का मकसद एक ही होता है, तो रैग्ना इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों मिलकर बहुत सारे ड्रैगन्स को मार गिराते हैं और रैग्ना क्रिम्सन से कहता है कि क्या तुम मुझे अतीत में भेज सकती हो क्या, क्योंकि रैग्ना पास्ट में जाकर लियो की जान बचाना चाहता था। क्रिम्सन इसकी बात को मान जाती है और इसे पास्ट में भेज देती है और फ्यूचर वाला रैग्ना उसी रात में पहुंच जाता है जब लियो की फाइट उस ड्रैगन मोनार्क के साथ चल रही होती है। डूबते हुए रैग्ना के सामने वही अजीब बूढ़ा आदमी दोबारा से आ जाता है। इस बारे बंदा अपनी असली पहचान बताता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ हूँ और तुम मेरा अतीत हो। फ्यूचर रैग्ना बताता है कि भविष्य में लियो सच में मर चुकी थी और उसी दिन के बाद से इसने अपनी पूरी लाइफ ड्रैगन्स से बदला लेने के लिए समर्पित कर दी। लियो की मौत ने इसे अंदर से तोड़ दिया था और लियो की जान का बदला लेने के लिए इसने खुद को सालों तक ट्रेन किया और बहुत सारे ड्रैगन्स को मारकर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि कोई इसके सामने नहीं टिक पाता था। पर इतनी ज्यादा ताकत मिलने के बाद भी इसके पास बचाने के लिए कोई अपना बचा ही नहीं था। और फ्यूचर रैग्ना अपने छोटे वाले वर्जन से कहता है कि अगर उस दिन मेरे पास ये ताकत होती जो मेरे पास आज है, तो लियो कभी नहीं मरती। पर अभी तुम स्ट्रॉन्ग हो, अपनी ताकत को मुझे दे दो, मैं लियो को मरने नहीं दूंगा। और फ्यूचर रैग्ना इसी पल का इंतजार कर रहा था और अपनी सारी ताकत को, अपने सारे एक्सपीरियंस और सालों की ट्रेनिंग को प्रेजेंट रैग्ना के अंदर ट्रांसफर कर देता है। पर एक वार्निंग भी देता है, इस ताकत की रैग्ना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रेजेंट रैग्ना बिना सोचे समझे इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले ही पल दोनों रैग्नास एक हो जाते हैं और अब इसके पास सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि भविष्य की यादें और ड्रैगन्स के साथ फाइट करने का एक्सपीरियंस भी आ चुका था। और जैसे ही लियो को खत्म करने वाला होता है, तभी इसे अपने पीछे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है, जिसको महसूस करके ये बंदा डर जाता है। ये पीछे मुड़कर देखता है और सामने रैग्ना खड़ा होता है। अब इसका पूरा शरीर सिल्वर ऑरा से ढका हुआ होता है। इसके आसपास खड़े ड्रैगन्स इसकी मौजूदगी से ही जमने लगते हैं। सुपीरियर ड्रैगन
ड्रैगन पहली बार किसी इंसान से इतना ज्यादा डर फील करता है, अपनी पूरी पावर को रिलीज कर देता है। रैगना सिर्फ एक हमला करता है और सुपीरियर ड्रैगन पूरी तरह से फ्रीज होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस हमले का असर इतना ज्यादा होता है कि पूरा शहर हिल उठता है। लड़ाई खत्म होते ही रैगना सीधा लियो के पास जाता है और इसे जिंदा देखकर खुद को रोक नहीं पाता और इसे गले से लगाकर रोने लगता है। लियो हैरान हो जाती है। तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो रैगना, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की होगी, है ना? नहीं, ये मेहनत मैंने नहीं की लियो, पर जिसने की थी मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ। और बाकी के सुपीरियर ड्रैगन्स भी अलग अलग शहरों पर हमला कर रहे होते हैं। इस वक्त रैगना समझ जाता है कि एक ड्रैगन को हराना तो बस एक शुरुआत थी। ये लियो और साइक से कहता है कि इन्हें जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ना होगा, क्योंकि ड्रैगन गॉड ने इस पूरे किंगडम को ही खत्म करने का डिसाइड कर लिया है। पर इतनी जबरदस्त ताकत इस्तेमाल करने की वजह से रैगना का शरीर इसका साथ नहीं दे पाता है और यही बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। जब सभी को लगता है कि फाइट खत्म हो चुकी है, तभी अचानक से इनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। ये सभी लोग बाहर देखते हैं और बाहर देखते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि पूरा जंगल ही जिंदा हो चुका है और इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पूरे जंगल ने इंसानों पर हमला कर दिया था और इस हमले के पीछे एक और सुपीरियर ड्रैगन का हाथ होता है, जो कि पेड़ पौधों को कंट्रोल कर सकता है। इस ड्रैगन ने पूरे जंगल को जिंदा कर दिया था और हर तरफ तबाही मचा दी थी। इसी बीच हमें इस ड्रैगन का ठिकाना दिखाया जाता है। कुछ इंसान इसके लिए खाना लेकर आते हैं। ये लोग इसकी सेवा तो कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी इस मोटू से फट रही होती है कि भैया मार न दे हमें। ये ड्रैगन मस्त मोमोज वगैरह खाता है, पर तभी इसका मन बदल जाता है और बिना किसी रीजन के इन सभी को मार गिराता है। ड्रैगन गॉड ने फैसला कर लिया है, इस पूरे किंगडम का नामो निशान मिटाना है, इसलिए यहाँ पर रहने वाला हर एक इंसान मारा जाएगा। इस बंदे के लिए इंसान बस खाना थे और इनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। सिटी के अंदर जिंदा पौधे हर तरफ लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। लियो और बाकी ड्रैगन हंटर्स इनका सामना करते हैं, जबकि रैगना इतनी ज्यादा पावर एक साथ आने की वजह से अपनी बॉडी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और बेहोश रहता है। अचानक से कुछ पौधे रैगना को पकड़ लेते हैं। लियो इसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर ये पौधे एक साथ इस पर हमला कर देते हैं। जैसे ही रैगना को महसूस होता है कि लियो की जान खतरे में है, इसकी आंखें खुल जाती हैं और अगले ही पल इसकी बॉडी से इतनी ज्यादा खतरनाक सिल्वर ऑरा निकलती है। सभी पौधे जमने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में टूटकर बिखर जाते हैं। पूरा शहर इसे महसूस कर पाता है, पर रैगना समझ जाता है कि असली दुश्मन अभी भी जिंदा है और बिना किसी को कुछ बताए सीधा उस ड्रैगन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लियो भी इसके पीछे भागती है, पर रैगना की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि लियो इसका पीछा ही नहीं कर पाती है। रास्ते में रैगना खुद से कहता है, सिर्फ एक ड्रैगन को मार देने से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक इस दुनिया में एक भी ड्रैगन जिंदा है, लियो कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकती। मुझे सभी ड्रैगन्स को जान से मारना होगा। रैगना इस ड्रैगन के सामने जाता है और एक ही हमले में इसे भी दूर उड़ा देता है, पर तभी इसकी नजर एक छोटी लड़की पर जाती है। रैगना इसे देखते ही हैरान रह जाता है और तुरंत इसे क्रिम्सन कहकर पुकारता है। क्या क्रिम्सन? अरे भैया, मैं क्रिम्सन नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हो चुकी है। पर रैगना इसके बारे में सब कुछ जानता था। इसे पता था कि कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ड्रैगन मोनार्क क्रिम्सन है। और सबसे हैरानी की बात ये थी, क्रिम्सन बाकी ड्रैगन मोनार्क्स जैसी नहीं थी। फ्यूचर में इसने ड्रैगन गॉड के खिलाफ बगावत कर दी थी और ड्रैगन्स का साथ छोड़ दिया था और रैगना के साथ मिलकर सभी ड्रैगन्स को जान से मारने की कोशिश करने लगती है। रैगना सीधा इस लड़की से कहता है, मैं इस दुनिया के हर एक ड्रैगन को खत्म करना चाहता हूँ, मेरा साथ दो। पर क्रिम्सन को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और सोचती है कि ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है और कोई आम इंसान मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकता है। तभी लियो भी यहाँ पर आ जाती है। तभी ये प्लांट ड्रैगन दोबारा से इन पर अटैक करता है। रैगना जल्दी से अपनी सिल्वर बैटल आर्ट का यूज करता है और एक पावरफुल हमले से इस ड्रैगन को हरा देता है और लियो को लेकर यहाँ से निकल जाता है। पर फ्यूचर की इतनी बड़ी ताकत मिलने के बाद भी रैगना का शरीर इस ताकत के लिए यूज टू नहीं हो पा रहा था, इसलिए अटैक के तुरंत बाद इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लियो ये देखकर हैरान रह जाती है और इसे समझ आ जाता है कि रैगना को कुछ हो चुका है और ये पहले के जैसा कमजोर नहीं रहा। अब ये इससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पर रैगना के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है। फ्यूचर में इसने अपनी आंखों के सामने लियो को मरते हुए देखा था और जानता था कि जब तक लियो इसके साथ रहेगी, इसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। इसीलिए एक मुश्किल फैसला लेता है और लियो से कहता है कि तुम बाकी लोगों के साथ सिटी को छोड़कर चली जाओ। पर लियो इसके लिए मना कर देती है और बोलती है कि ड्रैगन हंटर्स कभी अपने साथी को अकेला छोड़कर नहीं जाते हैं। पर इसके लिए रैगना सिर्फ इसका पार्टनर नहीं, इसका सबसे करीबी दोस्त था। ये सुनते ही रैगना को इनकी सबसे पहली मुलाकात याद आ जाती है। उस वक्त लियो ने इससे एक बात कही थी कि कमजोर लोग मर जाते हैं और सिर्फ ताकतवर लोग ही जिंदा रहते हैं। और रैगना एहसास कर जाता है कि अगर इसे सच में लियो की जान बचानी है तो इसे लियो से दूर होना होगा। रैगना लियो का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी लाइफ बदल दी है। तभी अचानक से लियो इस पर हमला कर देती है ताकि इसे रोक सके, पर इस बार रैगना सिर्फ एक उंगली से ही इसके हमले को रोक देता है और बिना इसे चोट पहुंचाए इसे बेहोश कर देता है। और जाने से पहले रैगना बस इतना कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो एक दिन जरूर मारी जाओगी लियो, इसलिए ये हमारी आखिरी मुलाकात है। लियो को पीछे छोड़कर रैगना अकेला ही आगे बढ़ जाता है और अब इसका सिर्फ एक ही मिशन होता है, इस दुनिया के हर एक ड्रैगन को हमेशा के लिए खत्म करना। जब लियो की आंखें खुलती हैं तो देखती है कि साइक्स इसे पीठ के ऊपर लाद कर इसे ले जा रहा होता है। ड्रैगन हंटर्स और शहर के सारे लोग सिटी छोड़कर निकल रहे होते हैं। लियो समझ जाती है कि रैगना जानबूझकर इसे अपने से दूर भेजकर अपनी जान बचाना चाहता था, क्योंकि बचपन से ही सभी लोग इसे श्रापित समझते थे और कहते थे कि जो भी इसके साथ रहता है वो मारा जाता है। यहाँ रैगना पहाड़ी पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो लड़की भी यहाँ पर आ जाती है जिसे ये बार बार क्रिम्सन कहकर पुकार रहा था, पर ये लड़की अभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है कि ये मुझे जानता है। रैगना इससे कहता है कि तुम असल में ड्रैगन मोनार्क क्रिम्सन हो। फ्यूचर की यादों की वजह से इसे क्रिम्सन के बारे में सब कुछ मालूम था। रैगना इसे बताता है कि फ्यूचर में हम दोनों ने मिलकर ड्रैगन गॉड और बाकी के ड्रैगन मोनार्क्स को खत्म करने की कोशिश की थी। वो प्लान भले ही नाकामयाब रहा हो, पर उसी वजह से रैगना जानता था कि ड्रैगन्स के खिलाफ सबसे बड़ा साथी सिर्फ क्रिम्सन ही बन सकती है। पर क्रिम्सन इसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी रैगना की बॉडी का तापमान बढ़ जाता
चाहता है और अचानक से बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। क्रिम्सन मजबूरी में इसकी हेल्प करती है। जैसे ही इसकी बॉडी को चेक करती है तो इसे पता चलता है कि रेगना का शरीर सिल्वर ऑरा के साथ पूरी तरह से मिल चुका है, यानी कि अब रेगना सिर्फ सिल्वर स्वॉर्ड का यूज नहीं करता, ये खुद ही एक सिल्वर वेपन बन चुका है। फ्यूचर में रेगना ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को जान से मार गिराया था। तभी क्रिम्सन इसके सामने आई थी और इसे कहा था कि मेरे साथ मिल जाओ। पर उस समय रेगना को ड्रैगन से इतनी ज्यादा नफरत थी कि जैसे ही क्रिम्सन ने इसे बताया कि मैं एक ड्रैगन मोनार्क हूँ, रेगना को गुस्सा आ गया और बिना सोचे समझे इसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर क्रिम्सन कोई आम ड्रैगन मोनार्क नहीं थी और अगले ही पल दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेती है और दोबारा से रेगना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ड्रैगन्स को खत्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। रेगना होश में आता है और एक बार फिर क्रिम्सन को समझाता है कि ड्रैगन गॉड ने इस पूरे किंगडम को खत्म करने का आदेश दे दिया है और अगर हमें इस तबाही को रोकना है तो हमें एक एक करके सभी ड्रैगन मोनार्क को खत्म करना होगा। पर क्रिम्सन अब भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। पर रेगना की ताकत और इसके पास फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को देखकर ये एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तभी दोनों को फील होता है कि बहुत सारे ड्रैगन्स उन लोगों का पीछा कर रहे हैं जो कि सिटी को छोड़कर भाग रहे हैं। रेगना क्रिम्सन को अपने साथ लेकर उन ड्रैगन्स के पीछे निकल जाता है। उन सभी को जान से मारने के लिए कुछ ही पलों में ये इनके सामने पहुंच जाता है। अब रेगना पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने सिल्वर बैटल्स आर्ट का यूज करता है और एक साथ कई सारे सिल्वर ब्लेड्स बनाता है और इन सभी को कंट्रोल करते हुए सभी ड्रैगन्स की बॉडी के आर पार कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में सभी ड्रैगन्स ढेर होकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। क्रिम्सन ध्यान से इसकी ताकत को देखती है और समझ जाती है कि रेगना का सिल्वर ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके सिर्फ छूने भर से ही ड्रैगन्स का शरीर जमना शुरू कर देता है। ये ताकत सिर्फ आम ड्रैगन्स ही नहीं बल्कि ड्रैगन मोनार्क्स के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। क्रिम्सन भी अपनी असली ताकत दिखाती है और अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करके एक ही हमले में बचे हुए सभी ड्रैगन्स को खत्म कर देती है। अब क्रिम्सन को यकीन हो जाता है कि अगर किसी के साथ मिलकर पूरी ड्रैगन रेस को खत्म किया जा सकता है तो वो सिर्फ रेगना है, इसलिए इसका साथ देने के लिए मान जाती है। पर साथ में एक शर्त रखती है, ये रेगना को एक जहर पिलाती है। ये जहर तभी असर करेगा जब तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे। रेगना बिना एक सेकंड भी सोचे इस जहर को पी लेता है। इसके लिए ड्रैगन्स को खत्म करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था और इसके लिए लॉयल रहने का डिसाइड भी कर लेता है और क्रिम्सन को भी रेगना पर भरोसा हो जाता है कि रेगना कभी भी इसे धोखा नहीं देगा। ड्रैगन मोनार्क्स, ड्रैगन गॉड, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जब सभी ड्रैगन्स खत्म हो जाएंगे तब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। क्रिम्सन इस बात को सुनकर क्रिम्सन मुस्कुराती है और अब दोनों का लक्ष्य सिर्फ एक ही था, दुनिया से सभी ड्रैगन्स का अंत, और यहीं से इनकी असली जर्नी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक और सुपीरियर ड्रैगन को देखते हैं। इसका नाम है डिजास्ट्रॉयस। ये बंदा अपनी टेम्पेस्ट स्किल एबिलिटी का यूज करके कुछ औरतों को एक जेल के अंदर फंसा देता है जो कि तूफान से बनी होती है और जो भी इस तूफान के अंदर फंस जाता है उसका शरीर धीरे धीरे कटने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मिलती है। दूसरी ओर कुछ ड्रैगन हंटर्स कुछ ड्रैगन्स के झुंड से घिरे होते हैं, इनके लिए लड़ना मुश्किल हो जाता है। तभी रेगना और क्रिम्सन यहाँ पर आ जाते हैं और एक एक करके सभी ड्रैगन्स को खत्म कर देते हैं और क्रिम्सन का स्लाइम सर्वेंट अपना रूप बदल लेता है और एक छोटी लड़की के रूप में सामने आता है और रेगना को बताता है कि मैं क्रिम्सन का सर्वेंट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इज्जत से पेश आना मेरे साथ। क्रिम्सन रेगना से फ्यूचर के बारे में सवाल पूछती है। ये जानना चाहती है कि भविष्य में कितने सारे ड्रैगन मोनार्क्स की मौत हो चुकी है और क्या क्या घट चुका है, पर रेगना को ज्यादा कुछ याद नहीं होता है। क्रिम्सन समझ जाती है कि इसकी फ्यूचर मेमोरीज अधूरी हैं और इन्हें वापस लाने के लिए इसे कुछ करना होगा। हालांकि इसे अपनी मेमोरीज याद नहीं है पर इसकी सिल्वरीन बैटल आर्ट टेक्निक इसके शरीर के अंदर है, इसकी मसल मेमोरी के तौर पर। इसी वजह से ये अपना मैजिक यूज कर पाता है। सभी हंटर्स और बाकी बचे हुए लोगों से मिलती है, इन सभी को रेगना से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि यह है रेगना और इसने कई सारे सुपीरियर ड्रैगन्स को मार गिराया है और इसे मैजिक भी यूज करना आता है। इस दुनिया में मैजिक बहुत ही ज्यादा रेयर है और कुछ सुपीरियर ड्रैगन्स ही इसका यूज कर सकते हैं और आम इंसान इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये सभी को अपना मैजिक दिखाती है और इन सभी का भरोसा जीत लेती है। तभी हंटर माइकल नाम का एक बंदा सामने आता है और बताता है कि टॉटियर सिटी में एक बहुत मैसिव टॉर्नेडो आया था और उस टॉर्नेडो के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा भयानक ड्रैगन था। इसे देखकर इनकी फट जाती है और सब के सब ड्रैगन हंटर्स शहर के सभी लोगों को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग आते हैं। क्रिम्सन समझ जाती है कि वो डिजास्ट्रॉयस है जो कि टेम्पेस्ट सेल का यूज करता है औरतों को टॉर्चर करने के लिए। रेगना उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है पर क्रिम्सन इसे रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहे तो तुम्हारे मसल्स हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं। माइकल और इसके साथी क्रिम्सन से हेल्प मांगते हैं और बताते हैं कि टेम्पेस्ट सेल से बचने के लिए इन्हें हजारों लोगों को पीछे छोड़कर आना पड़ा था और आज तक इनके कानों में उनकी मदद की पुकारें गूंजती रहती हैं। इसी वजह से ये लोग दोबारा से उस ड्रैगन का सामना करना चाहते हैं ताकि अपना बदला ले सकें। तुम कैसे हंटर्स हो? हंटर्स का काम सिर्फ जिंदा बचना नहीं होता बल्कि अपने लोगों की जान बचाना भी होता है। और रेगना की सिल्वर स्वॉर्ड को इन सभी को दिखाती है और बोलती है कि इस स्वॉर्ड का यूज करके तुम उस ड्रैगन को मार सकते हो। इसके अंदर रेगना की ताकत होती है, सिल्वरीन की ताकत। अगले दिन क्रिम्सन इन एक सीक्रेट बेस पर लेकर जाती है जहाँ पर एडवांस्ड गन्स और पावरफुल वेपन्स होते हैं और इन बुलेट्स के अंदर रेगना ने अपनी सिल्वरीन की ताकत इंजेक्ट कर रखी थी और अब ये बुलेट्स पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और उस ड्रैगन को मार सकती हैं। सभी ड्रैगन हंटर्स वेपन्स की ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और रेगना बताता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे करीब आए क्योंकि इसे लगता है कि जो भी इसके पास होता है उसकी मौत हो जाती है और इसे लियो की याद आती है। रेगना क्रिम्सन को बताता है कि इसने लियो को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि भविष्य में उसे मरता हुआ देख चुका था। क्रिम्सन इसे एक आइडिया देती है, ये बोलती है कि एक काम करो, लियो को मेरी स्टोरेज स्पेस में छुपा कर रख दो और जब तक सारे ड्रैगन्स खत्म ना हो जाए उसे बाहर मत निकालना, वो सोती रहेगी और सेफ प्लेस पर भी रहेगी और उसे कोई खतरा भी नहीं होगा। पर रेगना को इसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और क्रिम्सन पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है और रेगना कहता है कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, मैं श्रापित हूँ, मेरे साथ जो भी रहता है वो मारा जाता है। और क्रिम्सन इसे दिखाती है कि असली कर्स किसे कहते हैं। ये खुद को गोली मारती है और एक नया शरीर बना लेती है। असली
श्राप क्या होता है तुम ये देख सकते हो। मैं मर नहीं सकती हूँ। स्लाइम अपनी एबिलिटी से ट्रॉय सिटी का पूरा मैप बना लेता है। क्रिम्सन उस मैप और मिली हुई जानकारी के मुताबिक डिजास्ट्रॉयर्स को मारने का पूरा प्लान तैयार कर लेती है। रात होते ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है। क्रिम्सन अपना ट्रक उठाती है और सीधा डिजास्ट्रॉयर्स के इलाके में घुस जाती है और लाउड स्पीकर से इसे गालियां देती है। कहाँ बे तू कहाँ है साले, हम हैं ड्रैगन हंटर्स, तुझे छोड़ेंगे नहीं, बाहर निकल। तुझे मारने के बाद तुम्हारी रानी अल्टीमेडिया को भी मार डालेंगे। डिजास्ट्रॉयर्स इगोइस्टिक होता है और गुस्से में अपना आपा खो देता है और क्रिम्सन के पीछे दौड़ पड़ता है और क्रिम्सन मुस्कुराने लगती है क्योंकि इसका प्लान बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसा इसने सोचा था। ये ट्रक को सीधा सनसेट की तरफ लेकर जाने लगती है। जैसे ही इसका टॉर्नेडो इनके करीब आता है, हंटर्स फायर करना शुरू कर देते हैं। डेसिस इन्हें नॉर्मल बुलेट से समझकर इग्नोर कर देता है और इसे मालूम नहीं होता है कि इन बुलेट्स के अंदर रेगना की सिल्वरीन की ताकत मौजूद है और सिल्वरीन की ताकत ड्रैगन्स के मैजिक को भी फ्रीज कर देती है। बुलेट्स की वजह से टॉर्नेडो जमने लगता है। डिजास्ट्रॉयर्स को गुस्सा आ जाता है और दोबारा से टॉर्नेडो को इनके पीछे भेजता है, पर तभी एक दीवार से टकरा कर टूट जाता है। दरअसल रेगना ने पहले से ही उस दीवार को सिल्वर ऑरा से कवर कर दिया था, जिससे कि इसका टॉर्नेडो अभी टकराया है और इस मौके का फायदा उठाकर क्रिम्सन का स्लाइम डिजास्ट्रॉयर्स को पकड़ लेता है और नीचे ये सभी हंटर्स इसकी छाती के अंदर उस सिल्वर स्पीयर को गाड़ देते हैं। सनलाइट और सिल्वर की वजह से डिजास्ट्रॉयर्स बुरी तरह से कमजोर होने लगता है और इसका शरीर जलने लगता है। ये जमीन को ऊपर उठाकर किसी तरह से आजाद होता है, पर तभी क्रिम्सन अपने ट्रक से इसे कुचल देती है। सभी हंटर्स मिलकर इस पर लगातार फायरिंग करते हैं। इसको जिंदा मत छोड़ना, अगर ये जिंदा बच गया तो तुम सब लोग जिंदा नहीं बचोगे। इसकी असली कमजोरी इसका अहंकार था। मैंने जानबूझकर इसे हंटर्स के सामने लेकर आकर उकसाया क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि डिजास्ट्रॉयर्स कभी भी नॉर्मल इंसानों को अपना खतरा नहीं मानेगा, जैसे कि मोदी, और उसके इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये मेरे जाल में फंस गया। रेगना समझ जाता है कि क्रिम्सन हर एक बैटल को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखती है। इसे ड्रैगन्स की आदतें, कमजोरियां सब कुछ पहले से मालूम होता है। ये मजे करती है भाई। और रेगना समझ जाता है कि सभी ड्रैगन्स को खत्म करके इसे एक दिन क्रिम्सन को भी खत्म करना होगा। क्रिम्सन सभी हंटर्स को खाना, वेपन और गाड़ियां दे देती है और यहाँ से जाने से पहले सभी की यादों में से खुद को मिटा देती है और इन सभी को सिर्फ रेगना ही याद रहता है और इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे रेगना ने ही उस ड्रैगन को मारा था। ये सभी लोग रेगना का शुक्रिया अदा करते हैं, पर रेगना कहता है कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। हंटर्स के जाते ही क्रिम्सन रेडियो पर न्यूज सुनती है और पता चलता है कि बॉर्डर सिटीज पर सभी ड्रैगन्स ने एक साथ हमला कर दिया है और आर्मी सभी लोगों को रॉयल कैपिटल के अंदर आने के लिए कह रही है। पर रेगना समझ जाता है कि ये सब कुछ सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करने का जाल है और सभी लोगों को रोकने के लिए कैपिटल की तरफ जाने लगता है। 5 दिन पहले किंग को खबर मिलती है कि डोनापेयर सिटी बिजली गिरने और ड्रैगन्स की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये बंदा सभी ड्रैगन हंटर्स और आर्मी को सिटी की तरफ भेजने का ऑर्डर दे देता है और बोलता है कि सभी ड्रैगन्स को मार गिराओ। तभी ड्रैगन ऑफ विंग्स की फर्स्ट सीट अल्टीमेटिया यहाँ पर आ जाती है, जो कि सभी ड्रैगन्स को कंट्रोल करती है। ये सीधा आसमान से किंग के सामने आ जाती है, अपने टाइम मैजिक का यूज करके पूरे महल के वक्त को रोक देती है और एक सुप्रीम ड्रैगन के कटे हुए सर को लेकर इसके सामने आती है और बोलती है कि डोनापेयर सिटी के ऊपर ये हमला इस ड्रैगन ने किया था और माफी के तौर पर इसका सर लेकर आई है। किंग पहली बार किसी ड्रैगन को इतनी आराम से और इतनी क्यूटनेस से बात करते हुए देखकर हैरान रह जाता है। तभी अल्टीमेटिया इसे अपना असली मकसद बताती है और बोलती है कि ड्रैगन गॉड का हुक्म आया है, सभी इंसानों को मार दिया जाएगा। इसी वजह से बॉर्डर सिटीज पर हमले करवाए गए ताकि बचे हुए सभी लोग डरकर कैपिटल में इकट्ठा हो जाएं और उन सभी को एक ही बार में बिना तकलीफ दिए मार दिया जाएगा। ये सुनते ही किंग को गुस्सा आ जाता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी इसे पता चलता है कि इसका अपना एडवाइजर ही गद्दारी कर निकला है। ये बंदा भी एक सुप्रीम ड्रैगन था। तभी बर्गेस भी यहाँ पर आ जाता है। राजा पर एक जानलेवा हमला किया जाता है जिसकी वजह से इसकी बैंड बच जाती है, पर तभी अल्टीमेटिया टाइम रिवर्स करके इसे दोबारा से जिंदा कर देती है। राजा समझ जाता है कि इसकी ताकतें इसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अल्टीमेटिया बताती है कि मैं बस गॉड की सर्वेंट हूँ और मैं तो बस उनके ऑर्डर्स मान रही हूँ। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो सभी इंसान बिना किसी दर्द के एक ही झटके में मर जाएंगे। किंग हेल्पलेस फील करता है और इसकी बात को इसे मानना ही पड़ता है। कैपिटल के अंदर बहुत सारे लोग आने लगते हैं और किंग बिना विरोध किए इन सभी को कैपिटल के अंदर आने देता है और अल्टीमेटिया उसी ड्रैगन से मिलने आती है जिसे डोनापेयर सिटी पर हमला करने के लिए सजा दी गई थी। इसे इस वक्त धूप के अंदर रखा जाता है ताकि धीरे धीरे मारा जाए। अल्टीमेटिया इसे बताती है कि कैपिटल के अंदर धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत ही जल्द सभी को बिना किसी दर्द के एक ही झटके में मार दिया जाएगा और बताती है कि रेगना नाम के एक लड़के ने काफी सारे सुपीरियर ड्रैगन्स को मार गिराया है। अल्टीमेटिया इसे इसका दिल वापस दे देती है और ये बंदा अपनी असली ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और इसका नाम है वॉल्टे कामुई। अल्टीमेटिया इसकी सजा को टेम्परेरीली सस्पेंड कर देती है और कैपिटल की तरफ आगे बढ़ते हुए रेगना और बाकी सभी ड्रैगन हंटर्स को खत्म करने का आदेश देती है और इसके ऑर्डर्स को मानते हुए कामुई यहाँ से चला जाता है। यहाँ रेगना एक सपना देखता है। सपने में सभी सुप्रीम ड्रैगन्स इसके सामने खड़े होते हैं और इसे सजा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी लोग अपनी राय देते हैं और आखिर में कामुई कहता है इसे जिंदा ही छोड़ देना चाहिए ताकि पूरी जिंदगी दर्द और पछतावे के साथ जिए। पर अल्टीमेटिया सभी को रोक देती है और बोलती है कि मैं इसे अपनी ब्लड लाइन में शामिल करना चाहती हूँ। इस सपने में अल्टीमेटिया ने सभी इंसानों को खत्म कर दिया था पर सिर्फ रेगना ही बचा हुआ था और इसे लगता है कि अगर रेगना जिंदा बचा है तो शायद ये गॉड की मर्जी है और मुझे इसे नहीं मारना चाहिए और क्योंकि ये आखिरी इंसान बचा हुआ है तो मुझे इसे एक ड्रैगन में बदल देना चाहिए। ये सब के सब ड्रैगन मोनार्क्स पहले इंसान ही हुआ करते थे पर मोनार्क का खून मिलने की वजह से ये सब के सब ड्रैगन्स में बदल गए थे। रेगना इसके ऑफर को रिजेक्ट करता है और बोलता है कि मैं ड्रैगन नहीं बनने वाला। तुमने लियो को मार दिया और सभी इंसानों को जान से मार दिया। मैं सभी की जान बचाना चाहता था। मैं तुम सभी को मरते हुए देखना चाहता हूँ। अल्टीमेटिया इसे गले से लगाती है और एक खंजर बनाकर जो कि ड्रैगन मोनार्क के खून से बना हुआ था इसकी पीठ में घुसा देती है और उस ब्लड को रेगना के अंदर डालने लगती है। तुम चिंता मत करो, ड्रैगन बनने के बाद तुम्हारे सारे दुख तकलीफें सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाओगे। इसमें थोड़ा दर्द होगा पर मैं वादा करती हूँ तुम एक बेहतरीन ड्रैगन मोनार्क बन जाओगे। रेगना दर्द से तड़पने लगता है। तभी इसकी नींद खुल जाती है और इसे पता चलता है कि ये सब कुछ बस एक सपना था। पास में क्रिम्सन और स्लाइम भी बैठी होती हैं और रेगना डिसाइड कर लेता है कि इसका अगला शिकार अल्टीमेटिया होगी।
और क्रिम्सन भी समझ जाती है कि सभी ड्रैगन्स को इनकी हरकतों की खबर लग चुकी होगी कि इन्होंने बहुत सारे सुपीरियर ड्रैगन्स को मार गिराया है और कुछ ड्रैगन मोनार्क्स को इनकी तरफ आगे भेज दिया गया होगा इन्हें जान से मारने के लिए। और क्रिम्सन एक प्लान तैयार करती है जिसमें ये रैग्ना को अल्टीमेटिया से भिड़ा देगी और अगर जरूरत पड़ती है और ये हार जाता है तो खुद इसकी जान बचा लेगी क्योंकि रैग्ना इसका सबसे कीमती हथियार है। कुछ देर बाद ये सभी लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे और अब ये थोड़ी ही देर में मारे जाने वाले हैं। क्रिम्सन इन दोनों से कहती है कि यहाँ पर मुझे वेरोनिका बुलाना। क्रिम्सन नहीं, वरना सब लोग पहचान जाएंगे मुझे। इतना ज्यादा सफर करने की वजह से रैग्ना की हालत खराब हो जाती है और उल्टियां करने लगता है। अरे अरे, क्या तुम सच में अल्टीमेटिया को मार भी पाओगी क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी बीमार पड़ जाऊँ, मैं अल्टीमेटिया को जरूर मारूंगा। हाँ ठीक है बड्डे शेर, यहीं पर रुक जाओ। स्लाइम, इस पर नजर रखना, मैं आसपास के माहौल का जायजा लेकर आती हूँ। क्रिम्सन सब कुछ ऑब्जर्व करती है और रास्ते में नोटिस करती है कि इतने सारे लोग आने के बावजूद भी कैपिटल के अंदर भीड़ नहीं पड़ रही है और इसे समझ आ जाता है कि सभी ड्रैगन्स चुपके चुपके से लोगों को गायब करते जा रहे हैं ताकि किसी को शक न पड़े। तभी बर्किस को पता चलता है कि अल्टीमेटिया इंसानी रूप धारण करके अकेले ही शहर के अंदर गेड़ियां मार रही है और ये एडवाइजर इसे डांट देता है कि साले तूने उसे जाने कैसे दिया, पागल है क्या? और भीड़ के अंदर हम अल्टीमेटिया को देखते हैं। दूसरी तरफ क्रिम्सन मिलिट्री के एक लेफ्टिनेंट से मिलती है जो कि अभी अय्याशी कर रहा होता है कुड़ियों के साथ और पता चलता है कि इसने सभी बड़े ऑफिसर्स को इकट्ठा कर लिया है। क्रिम्सन इसे अकेले में ले जाकर इसे पीटती है और धमकी देते हुए कहती है कि अब से तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानोगे और जैसा मैं बोलूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। तभी क्रिम्सन अपनी साथी काइमेरा को बुलाती है जो कि इंसान और जानवर दोनों का रूप ले सकती है और बताती है कि इनका असली प्लान अभी रैग्ना की हेल्प से विंग्ड मोनार्क अल्टीमेटिया को खत्म करना है। तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी होगी। और बाहर मिलिट्री मरे हुए ड्रैगन्स की लाशों को दिखाकर ड्रैगन हंटर्स बनने के लिए मोटिवेट करती है, पर रैग्ना को समझ नहीं आता कि ये सब करने का अब कोई मतलब नहीं है। तभी अचानक से इसकी मुलाकात अल्टीमेटिया से हो जाती है। अल्टीमेटिया अचानक से इसके सामने आ जाती है पर अभी इसे मालूम नहीं होता है कि रैग्ना एक ड्रैगन हंटर है। रैग्ना को याद आता है कि क्रिम्सन ने इसे मना किया था कि किसी भी कीमत पर अल्टीमेटिया के सामने मत आ जाइए और कोई पंगे वगैरह मत कर दियो उसके साथ। रैग्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इसने सपने में देखा था कि कैसे इसने सभी इंसानों को जान से मार दिया लियो के साथ साथ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा काफी पीला पड़ चुका है। रैग्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर शॉक्ड भी होता है कि कहीं इसे मेरी असलियत के बारे में पता तो नहीं चल गया। रैग्ना इस बात को समझ चुका था कि अगर अभी इसने अल्टीमेटिया पर हमला कर दिया तो इसके साथ मौजूद सभी सुपीरियर ड्रैगन्स नेबिलिम और बर्जेस भी इसको बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। इसी वजह से फिलहाल पीछे हटने का फैसला करता है। जैसे ही रैग्ना पीछे मुड़ जाता है नेबुलिम अल्टीमेटिया के पास आ जाता है और पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना और ये लड़का कौन है। इसे रैग्ना पर शक हो जाता है क्योंकि इसका बिहेवियर किसी ड्रैगन हंटर के जैसा लग रहा होता है। अरे नहीं नहीं, इसका चेहरा पीला पड़ गया था, मैं तो बस इससे इसका हाल चाल पूछ रही थी। ठीक है बहना, मैं समझ गया। रैग्ना यहाँ से निकल लेता है। दूसरी ओर क्रिम्सन और इसकी टीम पैलेस की एक रिकॉर्डिंग को देख रहे होते हैं। इस वीडियो को ऑब्जर्व करके क्रिम्सन को अल्टीमेटिया के टाइम मैजिक के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसे इसके टाइम मैजिक की एक कमजोरी दिखती है। अल्टीमेटिया एक ही टाइम पर टाइम स्टॉप और टाइम रिवाइंड दोनों का यूज नहीं कर सकती है। अगर ये किसी हमले से बचने के लिए टाइम को रिवाइंड करती है तो उस समय पर टाइम स्टॉप एक्टिवेट नहीं होगा, जिसका मतलब है कि अगर कोई उस वक्त पर इसे बार बार मारता रहेगा तो इसे हर बार खुद को बचाने के लिए टाइम को रिवाइंड करना होगा और हर एक टाइम रिवाइंड के साथ इसका मैजिक भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और आखिर में जब इसका सारा मैजिक खत्म हो जाएगा तो रैग्ना इसे जान से मार डालेगा। पर अभी प्रॉब्लम सिर्फ अल्टीमेटिया नहीं है, नेबिलिम और बॉर्जेस इसकी रक्षा करने के लिए इसके सामने आ सकते हैं। इसी वजह से क्रिम्सन गोलेम और काइमेरा को इन दोनों को संभालने के लिए बोल देती है ताकि रैग्ना बिना किसी रुकावट के अल्टीमेटिया को खत्म कर सके। इधर रैग्ना अपने मन में खुद को कोस रहा होता है। इसे लग रहा होता है कि इसने गलती कर दी है। इसके पास एक मौका था अल्टीमेटिया को जान से मारने का और स्लाइम से कहता है कि क्रिम्सन से कांटेक्ट करके उसे बता दो कि हमारा टारगेट मिल चुका है। रैग्ना दोबारा से अल्टीमेटिया के पास जाता है और देखता है कि अल्टीमेटिया एक छोटे से बच्चे को उसके माँ बाप से मिला रही होती है जो कि इनसे बिछड़ गया था। बाहर से देखने पर ये लड़की काफी ज्यादा मासूम और दयालु लग रही होती है पर अगले ही पल नेबुलिम से पूछती है कि क्या ये परिवार भी उन सभी लोगों में से है क्या जिन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मेरा तरीका इतना ज्यादा परफेक्ट है, किसी को कोई दर्द नहीं होगा, ये सब के सब गायब हो जाएंगे। क्या बात है। जैसे ही रैग्ना इस बात को सुनता है इसे गुस्सा आ जाता है और नेबुलिन के सामने आकर अपनी सिल्वर स्वॉर्ड का यूज करके इसके शरीर को टुकड़ों में काट देता है। अल्टीमेटिया को समझ में आ जाता है कि रैग्ना ही इनका असली दुश्मन है। रैग्ना एक सेकंड का भी मौका नहीं देता है और बिजली जैसी रफ्तार से इस पर अटैक करते हुए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अल्टीमेटिया टाइम को रिवाइंड करती है और खुद को दोबारा से जिंदा कर लेती है पर रैग्ना अगले ही पल इसे दोबारा से मार डालता है। ये सिलसिला बार बार चलता है और पहली बार अल्टीमेटिया के चेहरे पर डर दिखाई देता है। इसे अपने मैजिक पर बहुत ज्यादा भरोसा था पर अभी ये भी इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है और तेजी से खत्म भी होता जा रहा है। बर्जेस इसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है पर गोलम इसका रास्ता रोक लेता है। तभी नेबुलिम अपनी बची हुई ताकत से एक मैजिक बैरियर बना देता है जिसमें रैग्ना फंस जाता है। अल्टीमेटिया इस मौके का फायदा उठाती है और खुद को पूरी तरह से हील कर लेती है और ब्लड ड्रैगन मैजिक का यूज करके रैग्ना पर अटैक कर देती है पर रैग्ना अपनी सिल्वरिन की पूरी ताकत का यूज करता है और उस बैरियर को तोड़ देता है। नेबुलिन बैरियर को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है पर तभी स्लाइम इसके ऊपर चढ़ जाता है और इसे निगल जाता है और रैग्ना दोबारा से आजाद हो जाता है। आजाद होते ही रैग्ना अल्टीमेटिया पर टूट पड़ता है और इसे टाइम स्टॉप यूज करने का मौका तक नहीं देता है। दोनों लड़ते हुए कैपिटल के बाहर आ जाते हैं। रैग्ना अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल रहा होता है। इसे जमीन पर लेटाकर इस पर मुक्के ही मुक्के देता है। इसके हर एक मुक्के के साथ पूरी जमीन कांप रही होती है और अल्टीमेटिया मजबूर होकर पूरी दुनिया का समय ही रिवाइंड कर देती है। पूरी दुनिया कुछ टाइम पीछे चली जाती है और सब कुछ उसी समय पर वापस पहुंच जाता है जब रैग्ना और ये सब लोग कैपिटल के अंदर आए ही थे। किसी को कुछ याद नहीं होता है पर रैग्ना महसूस कर जाता है कि भविष्य में कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ था। तभी इससे पहले कि रैग्ना कुछ कर भी पाता अल्टीमेटिया इसके पीछे आ जाती है और जल्दी से अपना टाइम स्टॉप एक्टिवेट कर देती है। अल्टीमेटिया अपने मन में सोचती
कहती है कि पूरी दुनिया का समय पीछे लेकर जाना इसके लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, इसमें इसका बहुत सारा मैजिक यूज हो जाता है। तभी इसकी नजर रेगना की उंगली पर जाती है। रेगना की उंगली हिल रही होती है। अल्टीमेशिया शॉक्ड रह जाती है क्योंकि इसकी परमिशन के बिना टाइम स्टॉप के अंदर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तभी नेबुलिन वापस आ जाता है और रेगना पर अटैक कर देता है। अल्टीमेशिया को लगता है कि शायद पहले इसे वहम हुआ होगा, रेगना की उंगली नहीं हिल सकती है, ये इम्पॉसिबल है। पर तभी अल्टीमेशिया देखती है कि नेबुलिन के हाथों के ऊपर स्लाइम चिपक चुका है और इसकी बॉडी को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है। जल्दी पीछे हट जाओ। अल्टीमेशिया समझ जाती है कि रेगना की पूरी बॉडी ही सिल्वरीन से कवर हो चुकी है, इसी वजह से इस पर मैजिक ठीक से असर नहीं कर पा रहा है। ये जल्दी से बॉर्जेस को आदेश देती है कि राजा से कहकर रेगना के ऊपर एक शक्तिशाली लाइट बीम चलाई जाए। और तभी रेगना को अपने भविष्य की याद आने लगती है। इसे वही पल याद आता है जब भविष्य वाली टाइमलाइन के अंदर अल्टीमेशिया ने ड्रैगन मोनार्क के खून को इसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से टाइम स्टॉप के अंदर भी दोबारा से हिलने लगता है। दरअसल जिन भी लोगों के अंदर ड्रैगन मोनार्क का खून मौजूद होता है वो लोग इस टाइम स्टॉप के अंदर मूव कर सकते हैं और भविष्य वाली टाइमलाइन के अंदर रेगना की बॉडी के अंदर इसका खून था, इसी वजह से इसकी बॉडी इस खून के खिलाफ रिएक्शन दे रही थी। पर अल्टीमेशिया को इस अलग सी टाइमलाइन की सच्चाई के बारे में मालूम नहीं होता है और रेगना पूरी ताकत से इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। नेबुलिन इसे रोकने के लिए एक बैरियर खड़ा करता है पर रेगना उसे भी तोड़ डालता है और सीधा अल्टीमेशिया तक पहुंच जाता है। पर रेगना इसे टुकड़ों में काट देता है। ये बेवकूफ औरत अपनी जान बचाने के लिए दोबारा से टाइम रिवाइंड का यूज करती है, जिसकी वजह से टाइम दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। पर इस बार रेगना भी बिना रुके इसकी तरफ आगे बढ़ता जाता है। नेबुलिन अपनी पूरी बॉडी से इसके सामने आकर एक शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है और रेगना के हमले को रोकने की कोशिश करता है। तभी रेगना की बॉडी की लिमिट्स रीच हो जाती हैं। इसका शरीर टूटने लगता है। इसके चेहरे से, आंखों से, नाक से, कान से, हर जगह से खून आने लगता है और रेगना नीचे जमीन पर गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर राजा रेगना के ऊपर उस विशाल लाइट बीम को फेंक देता है। एक जबरदस्त धमाका हो जाता है और नेबुलिन इस मौके का फायदा उठाकर अल्टीमेशिया को लेकर यहाँ से भाग जाता है। धमाके के बाद जब धुआं हटता है तो नेबुलिन देखता है कि रेगना के पास एक काइमेरा और एक औरत खड़ी हुई है जो कि असल में क्रिम्सन होती है। पर इसे इस बात के बारे में पता नहीं होता है कि ये दोनों कौन है। क्रिम्सन को रेगना पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि रेगना ने इसका सारा प्लान चौपट कर दिया था और अल्टीमेशिया को जान से नहीं मार पाया। पर फिर भी क्रिम्सन मानती है कि रेगना ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये समझाती है कि अल्टीमेशिया एक फाइटिंग ड्रैगन नहीं है, ये लड़की बस अपने टाइम मैजिक पर भरोसा करती है, इसे फाइट वाइट नहीं आती है। पर रेगना ने पहली बार इसके इस भरोसे को तोड़ दिया था जो कि इसे अपने टाइम मैजिक पर था। अल्टीमेशिया सदमे में चली जाती है। ये कांप रही थी और बार बार यही सोच रही होती है कि मेरे टाइम मैजिक में गलती कैसे हो सकती है, इसने मुझे हरा कैसे दिया। क्रिम्सन को इसी पल का इंतजार होता है। जैसे ही इसे लगता है कि अल्टीमेशिया दोबारा से टाइम स्टॉप का यूज करने वाली है, इसने पहले से लगाए हुए बम्स को गोलम की हेल्प से उड़ा देती है। पूरे इलाके में एक के बाद एक जबरदस्त धमाके होने शुरू हो जाते हैं। हर तरफ पैनिक हो जाता है और सभी लोग रॉयल कैपिटल से भाग जाते हैं। क्रिम्सन सभी की जान बचा लेती है और इसका असली प्लान यही होता है जो कि काम कर गया था और इसने अल्टीमेशिया का दिमाग खराब कर दिया है ताकि पैनिक होकर कोई मिस्टेक कर दे। अल्टीमेशिया को समझ ही नहीं आता है कि अभी इसे क्या करना चाहिए, सभी लोगों को गायब करना चाहिए या अपने सामने मौजूद रेगना और क्रिम्सन को मारे। ये सोचती है कि मैं पूरी दुनिया का टाइम पीछे ले जाती हूँ, पर नेबुलिन इसे रोक देता है और समझाता है कि अगर तुमने दोबारा से इसका इस्तेमाल किया तो तुम्हारा सारा मैजिक खत्म हो जाएगा। क्रिम्सन घायल रेगना को लेकर एक टेलीपोर्टेशन चेंबर को ओपन करती है। ये एक स्पेशल टेलीपोर्टेशन होता है और फिलहाल के लिए यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचती है, पर रेगना उठ जाता है और साफ मना कर देता है। अल्टीमेशिया अभी भी जिंदा है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं उसे मार के लाऊंगा। तुमने अपना काम कर दिखाया है, अब तुम्हारे शरीर को आराम की जरूरत है रेगना। तुमने अच्छा किया रेगना। पर रेगना इसकी कोई बात नहीं सुनता है और जबरदस्ती उठकर अपने सिल्वर बैटल आर्ट को यूज करने लगता है। क्रिम्सन काइमेरा को इसे रोकने के ऑर्डर्स देती है और खुद गुस्से में रेगना के सर के ऊपर अपना पैर रख देती है। इसे डर होता है कि अगर रेगना ने अपनी पूरी ताकत का यूज कर दिया तो इनका टेलीपोर्टेशन चेंबर टूट सकता है और ये लोग एक्सपोज हो सकते हैं। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इस कमरे की दीवार में रेगना के उस सिल्वर ऑरा की वजह से दरार आ जाती है। बाहर मौजूद नेबुलिन उस दरार को देख लेता है और समझ जाता है कि इसके दुश्मन अभी इसके सामने ही हैं और इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्रिम्सन की फट जाती है और गोलम को जल्दी से इस पर हमला करने के लिए कहती है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और रेगना जल्दी से काइमेरा से खुद को आजाद करता है पर नेबुलिन और अल्टीमेशिया को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर क्रिम्सन को गुस्सा आ जाता है। इसे लगता है कि रेगना इसका पूरा प्लान खराब कर देगा और इसे जबरदस्ती टेलीपोर्ट करके किसी दूसरी लोकेशन पर लेकर आ जाती है जो कि इसे खुद भी मालूम नहीं होती है कि वो कौन सी लोकेशन है। ये दोनों सीधा एक मिलिट्री बेस के अंदर पहुंच जाते हैं और इन्हें पकड़ लिया जाता है। पर इनके सामने खड़ी होती है स्टारलिया। स्टारलिया जन्म से ही बिना हाथों के पैदा हुई थी पर इसके पास एक स्पेशल पावर होती है। ये लोगों और ऑब्जेक्ट्स से निकलने वाली ऑरा को देख सकती थी और उसी ऑरा का यूज करके उन्हें कंट्रोल कर सकती थी और इसे सिल्वर वेयर प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ 3 साल की उम्र में इसने 3 बड़े बड़े ड्रैगन्स को मार गिराया था। 6 साल की उम्र में इसने एक कॉम्बैट टूर्नामेंट को जीत लिया था। 8 साल की उम्र में इसने एक पूरे के पूरे ड्रैगन के ग्रुप को मार गिराया था। 10 साल की उम्र तक आते आते ये दुनिया की सबसे बेहतरीन सिल्वर स्मिथ्स में शामिल हो चुकी थी और अब सिर्फ 16 साल की उम्र में ये एक एलीट वॉर यूनिट की कमांडर बन चुकी थी और इनके पास जितने भी हथियार होते हैं ये इसने खुद बनाए थे। क्रिम्सन इसको देखते ही इससे नफरत करने लगती है क्योंकि स्टारलिया लोगों के ऑरास को देखकर उनकी इंटेंशंस के बारे में पता लगा सकती थी और क्रिम्सन ये एक नंबर की चोर और मकार औरत। इसकी सबसे बड़ी ताकत ही होती है झूठ फरेब बोलना और चालाकियां करना आंटियों की तरह। यही पावर्स है इसकी। तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्रिम्सन समझ जाती है कि भाई अभी झूठ नहीं चलने वाला। अगर झूठ बोल दिया ना तो लठ ही लठ बचेगी। मेरी चालाकियां यहाँ पर नहीं चलने वाली। अगर पूरी तरह से झूठ बोलती है तो पकड़ी जाएगी, इसलिए आधा सच और आधा झूठ बोलने का डिसाइड करती है। ये बताती है कि मैं एक जादूगर हूँ और हम ड्रैगन्स के साथ लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि
सभी ड्रैगन्स का इस दुनिया से सफाया हो जाए। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। पर स्टालिया को इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। तभी अचानक से अपनी एक सिल्वर तलवार को क्रिम्सन की तरफ आगे बढ़ाती है। क्रिम्सन को लगता है कि शायद से स्टालिया ने इसकी बात को मान लिया है और इस तलवार को इसे एक तोहफे के रूप में दे रही है। पर अगले ही पल स्टालिया इस तलवार को वापस खींच लेती है। इसने जानबूझकर क्रिम्सन को इस स्वॉर्ड को छूने के लिए दिया ताकि इसके असली इरादों को फील कर सके। जैसे ही इसे इसका असली औरा दिखाई देता है तो समझ जाती है कि क्रिम्सन के अंदर सिर्फ अंधेरा, मौत और विनाश भरा हुआ है और बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पूरी यूनिट को ऑर्डर्स देती है। सभी लोग अपने हथियारों को बाहर निकालो। गन्स की बात कर रही हूँ। इन सभी को अभी के अभी अरेस्ट कर लिया जाए। ये सब के सब एंटी नेशनल्स हैं। इन सभी ने ही कैपिटल के अंदर टीयर गैस छोड़ी थी और वो सभी धमाके किए थे। इन सभी को अरेस्ट कर लिया जाए। वो मैंने नहीं किया था, वो मेरा काम नहीं था, वो तो दिल्ली पुलिस ने किया था। तभी रेगना इसके पीछे आ जाता है और अपने एक ही हाथ से इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। रेगना शांति से कहता है, क्रिम्सन को जान से मारने का हक सिर्फ मेरा है। ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। क्रिम्सन भी कि भाई तू मुझे क्यों मारना चाहता है। स्टालिया रेगना को ध्यान से देखती है और इसके ऑरे को देखकर इसे ऐसा लगता है कि इसके सामने एक चलती फिरती सिल्वरीन की स्वॉर्ड पड़ी हो। इसका ऑरा इतना ज्यादा प्योर और शक्तिशाली होता है कि इसकी दीवानी हो जाती है और शर्म के मारे नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पूरी यूनिट घबरा जाती है कि भाई क्या जादू कर दिया इसने, कहीं ये क्रिम्सन की बच्ची ने जादू तो नहीं कर दिया हमारी प्रिंसेस पे। सभी सैनिक जल्दी से इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं पर रेगना सिर्फ एक मुक्के में ही पूरी यूनिट को निपटा देता है। रेगना को समझ नहीं आता कि भाई पागल तो नहीं हो गई है। स्टालिया, एक्सक्यूज मी मोहतरमा जी, हम लोग यहाँ पर लड़ने नहीं आए हैं। अगर आप क्रिम्सन को आजाद कर देती हैं तो हम दोनों भी ड्रैगन्स के खिलाफ आपकी हेल्प कर सकते हैं। पर स्टालिया को क्रिम्सन पर भरोसा नहीं होता है और इन दोनों को जेल में डाल देती है। जेल के अंदर जाते ही क्रिम्सन को गुस्सा आ जाता है रेगना पर। साले, तूने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। सस्ते का भी मारू। अगर तुमने मेरी बात को माना होता तो अल्टीमेशिया अभी स्वर्ग में बैठकर गिटार बजा रही होती। ऊपर से गोलम और काइमेरा भी पता नहीं कहाँ चले गए। हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करवा दिया है तूने, अब और नहीं। मैं सबकी भरपाई कर दूंगा, पहले अपना पैर तो हटाओ मेरे सर के ऊपर से। जैसे ही मेरा शरीर रिपेयर हो जाता है मैं दोबारा से कैपिटल जाऊंगा और अल्टीमेशिया को जान से मार डालूंगा। क्रिम्सन देखती है कि रेगना के बालों के अंदर स्लाइम का एक छोटा सा हिस्सा होता है और इस छोटे से हिस्से का यूज करके ही स्लाइम को दोबारा से रिक्रिएट कर देती है। अरे ये मैं कहाँ गया? तुम्हारा स्वागत है। अभी इस वक्त हम लोग एक सीक्रेट मिलिट्री बेस के अंदर हैं और जानती हो इस बेस पर बहुत ही जल्द हमला होने वाला है सुपीरियर ड्रैगन्स का। स्टालिया अपनी यूनिट के साथ डिस्कस कर रही होती है कि कैसे करना है भाई, कैसे मारेंगे उन ड्रैगन्स को। क्रिम्सन और रेगना यहाँ पर आ जाते हैं। रेगना को देखते ही ये औरत शर्मा जाती है। क्रिम्सन इनके सामने एक डील रखती है और बोलती है कि मुझे ड्रैगन्स के बारे में काफी सारी जानकारी है। अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हम लोग जीत सकते हैं। मैं तुम्हें ड्रैगन्स की कमजोरियों के बारे में बता सकती हूँ। पर इन्हें सुपीरियर ड्रैगन ऑल्टोजोरा के बारे में बताती है। ऑल्टोजोरा ड्रैगन्स की सेना का लीडर है और उसकी ताकत है केमिकल सिंथेसिस। अपने खून से वो बंदा एक ऐसा जहर बना सकता है जो कि लोगों को अपने वश में कर सकता है और उस जहर को गैस में बदलकर पूरे इलाके में फैला सकता है और सब लोग देखते ही देखते मारे जाएंगे। पर उसके जहर की एक कमजोरी है, सूरज की रोशनी और सिल्वरीन के कांटेक्ट में आते ही उसका जहर बेअसर हो जाता है। पर इसके बावजूद उसकी सेना बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी उसके जहर की वजह से। पर स्टालिया और इन सभी को क्रिम्सन की बातों पर शक होता है क्योंकि भाई ये झूठी है, ये झूठी। मैं झूठी सिर भी नहीं हूँ। अगर मैं झूठ कह रही होती तो तुम मुझे अभी तक पकड़ लेती। रेगना, तुम ही से बनाओ यार, तुम पर लट्टू है ये, मेरी बातें नहीं सुनती। क्रिम्सन ने रेगना को पहले ही समझा दिया था कि 1000 से भी ज्यादा ड्रैगन्स इस बेस पर अभी हमला करने वाले हैं और इस बेस के अंदर अभी 2000 से भी ज्यादा सिटीजन्स मौजूद हैं। हमें इनकी हेल्प करनी होगी वरना इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है। पर फिलहाल अल्टीमेशिया को भूलकर इन सभी की जान को बचाना होगा। पर रेगना स्टालिया को समझाता है कि मैं जानता हूँ ये भले ही क्रिम्सन थोड़ी सी दिल्ली की बैडी टाइप लगती है पर इस पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि एक कुड़ी है। पर एक बात समझ लो, मैं ड्रैगन्स से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हेट करता हूँ पर इसके बावजूद मैंने इसके साथ हाथ मिलाया है क्योंकि इसे काफी अच्छी नॉलेज है सभी ड्रैगन्स के बारे में, तो तुम्हें इस पर भरोसा करना चाहिए। स्टेलिया रेगना की बात मान जाती है और इनके साथ काम करने का डिसाइड करती है पर बोलती है कि मुझे बस जानकारी दो, स्ट्रेटेजी मैं खुद बना लूंगी, मुझे बस इन्फॉर्मेशन ला कर दो। कैपिटल के अंदर कामुई दोबारा से अल्टीमेशिया के सामने आता है। ये बंदा माइकल का कटा हुआ सर लेकर आया था और ये माइकल वही इंसान था जिसने क्रिम्सन और रेगना से डिजास्ट्रॉयस को खत्म करने के लिए हेल्प मांगी थी। पर मरने से पहले माइकल ने बस एक बात बोली थी कि रीपर मेरी जान का बदला जरूर लेगा। और रीपर से इसका मतलब है रेगना। मिलिट्री बेस के अंदर लड़ाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। स्टालिया चाहती थी कि इसकी पूरी यूनिट की हथियारों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ाई जाए पर रेगना की सिल्वरीन की ताकत को इन सभी वेपन्स के अंदर भरने का डिसाइड करती है। लेकिन उससे पहले इसकी पावर को टेस्ट करना चाहती थी। रेगना अपनी सिल्वरीन की ताकत को एक तलवार में भरता है और इस तलवार को स्टालिया के द्वारा बनाई गई एक तलवार के ऊपर टेस्ट करता है और एक ही वार में ये तलवार दूसरी सिल्वर तलवार को काट देती है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि रेगना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका सिल्वर ऑरा ड्रैगन्स को मारने में हेल्प कर सकता है। पर मेरी ये सिल्वरीन हमेशा के लिए तलवारों के अंदर नहीं रहती है, समय के साथ साथ उनका असर धीरे धीरे खत्म होता जाता है और तुम्हारे द्वारा बनाई गई ये तलवारें काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए मेरी ताकतें भी थोड़ी और ज्यादा टिक पाएंगे। ये सब लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं ताकि इस बेस के अंदर मौजूद लोगों को एक सेफ जगह पर लेकर जाया जाए। पर सिर्फ एक इंसान को टेलीपोर्ट करने के लिए ही 15 से ज्यादा ड्रैगन्स का खून चाहिए रहता है, जिसका मतलब है कि अगर ये लोग आने वाले सभी ड्रैगन्स को भी मार देते हैं तब भी 2000 लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए 1000 ड्रैगन्स का ब्लड भी कम पड़ जाएगा। को समझ आ जाता है कि अभी इनके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके 2000 लोगों को टेलीपोर्ट करना नामुमकिन है। तभी क्रिम्सन यहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि इस टेलीपोर्टेशन सिस्टम को पूरा करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ स्टालिया रेगना को अकेले में मिलने के लिए कहती है। इसे अपनी स्टोरेज में से 3 खास तलवारें देती है और बोलती है कि नई स्पेशल तलवारें बनाने का हमारे पास अभी समय नहीं है, तो फिलहाल तुम्हें इन्हीं से काम चलाना होगा। और बोलती है कि लड़ाई खत्म होने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम सोलारियंस में शामिल हो जाओ, यानी कि हमारी टीम में और एक ड्रैगन कर्स बन जाए और हमारे सभी लोगों की रक्षा करे। और बोलती है कि आने वाली फाइट में शायद मैं मर सकती हूँ, इसलिए अगर मैं मर
बढ़ जाती हूँ तो मेरी जगह तुम मेरी गद्दी को संभालना और मेरे लोगों की रक्षा करना। पर रैग्ना इसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि मुझे सोलारियंस पसंद नहीं है और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इस फाइट में मरने वाली हो। जब से ये फाइट शुरू हुई है मेरी सारी सेंसेस यही बोल रही हैं, मेरी किस्मत में मौत लिखी है, इसलिए मैं सबसे वर्स्ट के लिए पहले से तैयारी कर रही हूँ। इसे लियो की याद आ जाती है और मन ही मन सोचता है कि लियो भी सभी लोगों को जिंदा देखना चाहती होगी अगर वो आज भी यहाँ पर होती। इसलिए फैसला कर लेता है कि अपनी सिल्वरीन की पावर को इन तीनों तलवारों में ट्रांसफर कर देगा और स्टालिया से कहता है कि तुम ड्रैगन स्कर्स बनो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है, पूरा मिलिट्री बेस युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और इन सभी ड्रैगन्स के आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है ऑल्टोज़ोरा अपनी सेना के साथ मिलिट्री बेस पर हमला करना शुरू कर देता है। इसकी केमिकल शक्ति से जमीन के अंदर से विशाल टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं जो कि स्टालिया द्वारा लगाए गए सिक्योरिटी बैरियर्स को एक एक करके तोड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पहला हमला झेल लिया जाता है। तभी स्टालिया अपने सैनिकों को आदेश देती है कोई भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। इनका मकसद दुश्मन को बाहर से हराना था, कोई भी अंदर ना पाए ताकि बेस के अंदर मौजूद सभी लोग सुरक्षित रहें। ऑल्टोज़ोरा अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है। इसके साथ सिर्फ नॉर्मल ड्रैगन्स ही नहीं बल्कि जहर से लैस सैनिक भी मौजूद होते हैं जो कि इसने अपने केमिकल पॉइजन का यूज करके बनाए थे। इसका मकसद था कि इस पूरे इलाके को जहरीली गैस से भर देगा और जब पैनिक का माहौल हो जाएगा तो सभी को आग लगाकर मार देगा। पर स्टालिया को पहले ही इसकी सभी हरकतों के बारे में पता चल जाता है और इसने पूरी यूनिट को सिल्वरीन हथियारों और सूरज की रोशनी का पूरा फायदा उठाने की स्ट्रेटेजी को समझा दिया था। रैग्ना भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। अब इसका मकसद सिर्फ अल्टीमेशिया से बदला लेना नहीं था, इसने डिसाइड कर लिया था कि इस बार स्टालिया और बाकी सभी को जिंदा बचाएगा और इसने अपनी पूरी की पूरी सिल्वरीन शक्ति को स्टालिया के इन तीनों वेपन्स में ट्रांसफर कर दिया था और बाकी सभी हथियारों में भी अपनी एनर्जी को डाल दिया था। क्रिम्सन भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही होती है। ये टेलीपोर्टेशन को परफॉर्म करने के लिए की हेल्प कर रही होती है। बस ये आखिरी तरीका था। स्टालिया अपनी पूरी यूनिट के सामने एक आखिरी बार खड़ी होती है और सभी सैनिकों को याद दिलाती है कि ये लड़ाई बस इनकी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि उन हजारों निर्दोष लोगों के लिए है जो कि इस बेस के अंदर इनकी रक्षा पर भरोसा करके बैठे हैं। इसकी बातें सुनकर पूरी यूनिट का हौसला बढ़ जाता है और सभी सैनिक लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रैग्ना आसमान की तरफ देखता है और खुद से एक वादा करता है चाहिए कितना भी घायल क्यों ना हो जाए, इस बार किसी भी कीमत पर अपने साथियों को मरने नहीं देगा। अंधेरा छा जाता है। ऑल्टोज़ोरा की सेना भी पहुंच चुकी थी। एक तरफ लगभग 10,000 ड्रैगन्स मौजूद होते हैं और दूसरी ओर सिर्फ 2,000 इंसान। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। स्टालिया ने पहले ही यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया था ताकि ये लोग ड्रैगन्स को रोक सके, पर यहाँ ड्रैगन्स तो नहीं आते हैं बल्कि कुछ इंसान बाहर निकल जाते हैं जिसे ऑल्टोज़ोरा ने अपने पॉइजन का यूज करके अपने कंट्रोल में कर लिया था। क्रिम्सन ने आइजैक को पहले से बता दिया था कि यहाँ पर जो भी इंसान आएंगे जो कि ऑल्टोज़ोरा के कंट्रोल में होंगे वो बिल्कुल ज़ोंबीज की तरह होंगे, उनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होगा। तभी एक छोटी बच्ची आइजैक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और आइजैक इसे जान से नहीं मार पाता है। पर तभी स्टालिया यहाँ पर आ जाती है और अपनी साइकिक पावर्स के साथ इन सभी लोगों को जान से मार देती है और अपनी टीम को समझाती है। ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं और जो भी इंसान इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था उन्हें जान से मार गिराते हैं। स्टालिया अपने कुछ लोगों के साथ ऑल्टोज़ोरा पर हमला करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। टेरा टेट्रा के पास ब्लड लाइन का जरा सा भी टैलेंट नहीं है, पर इसके पास जो ह्यूमन सोल्जर का एक्सपीरियंस था ये इसकी हेल्प से ही काफी अच्छे से लड़ रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं, पर रैग्ना के हमले इस टेरा टेट्रा के ऊपर खरोंच तक नहीं लेकर आ पा रहे थे और इसके ऊपर सिल्वर का भी असर नहीं हो रहा था। पर टेरा टेट्रा अपनी आग का यूज करके रैग्ना को खुद से दूर रख रहा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रैग्ना ने अपनी आधी पावर को सभी लोगों की स्वॉर्ड्स के अंदर सिल्वरीन को डालने के लिए यूज कर दिया था। दोनों अपनी स्पेशल मूव्स का यूज करने वाले थे, जहाँ पर टेरा टेट्रा अपनी मेगा फायर कैनन का यूज करने वाला था और रैग्ना अपनी बची हुई ताकत का यूज करने लगता है और इस ताकत को अपनी स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से रैग्ना की स्वॉर्ड सिल्वरीन से भर जाती है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और स्टालिया किसी भी चीज के ऑरा को देख सकती है। इस पावर का यूज करके पूरे फॉरेस्ट को देखने लगती है और एक एरियल यूनिट को फॉर्म करती है जो कि आसमान में उड़ते हुए ऑल्टोज़ोरा को ढूंढेंगे। ऑल्टोज़ोरा को इसके बारे में पता चल जाता है क्योंकि इसकी आंखें हर जगह पर फैली हुई हैं। ऑल्टोज़ोरा इन्हीं आंखों का यूज करके स्टालिया की हर एक चाल पर नजर रखे हुए था। कुछ लोग अपनी आंखों से जंगल को स्कैन करते हैं और स्टालिया को बता देते हैं कि अभी दुश्मन कहां से आने वाले हैं। स्टालिया और इसके लोगों ने 300 सोल्जर्स की फौज को रोक लिया था और ऑल्टोज़ोरा भी इन चीजों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसे रैग्ना और टेरा टेट्रा की उस धमाके की आवाज सुनाई देती है और टेरा से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है क्या। टेरा टेट्रा आगे से बताता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और हम लोग जीत चुके हैं। रैग्ना हार चुका था और नीचे गिरकर बेहोश पड़ा होता है। स्लाइम इसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। जोरा टेरा से पूछता है कि कहीं रैग्ना वही रीपर तो नहीं है ना जिसने अल्टीमेशिया पर हमला किया था। टेरा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बंदा तो बस अपनी स्वॉर्ड्स का यूज कर रहा था। पर टेरा फिर भी इस बात को कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और टेरा रैग्ना पर हमला करके इसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से देखता है कि रैग्ना यहाँ से गायब हो चुका है। पर रैग्ना बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं लग रहा था, पर इसके बावजूद लड़ना चाहता था। तभी कुछ छोटे मोटे इंफीरियर ड्रैगन्स यहाँ पर आ जाते हैं और रैग्ना पर हमला कर देते हैं, पर रैग्ना एक ही वार में सभी को हरा देता है और टेरा से कहता है कि अभी फाइट खत्म नहीं हुई है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसे इंफीरियर ड्रैगन्स से मुझे हरा सकते हो। हाँ, पर टेरा यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम ऑलरेडी हार चुके हो, पर तुम जीत सकते थे अगर तुम्हारी स्वॉर्ड तुम्हारी ताकत के साथ टिक पाती। क्योंकि जब रैग्ना ने अपनी सिल्वरीन को रिलीज किया था इस स्वॉर्ड के अंदर तो इसकी स्वॉर्ड टूट चुकी थी और इसी वजह से इस स्वॉर्ड का टेरा पर कोई असर नहीं हुआ था। रैग्ना इंफीरियर ड्रैगन्स के साथ लड़ने लगता है, पर इतना ज्यादा थक जाने और कमजोर होने की वजह से रैग्ना लड़ नहीं पाता है और बहुत सारे ड्रैगन्स इस पर हमला कर देते हैं। तभी शिन आगे बढ़ता है और रैग्ना की हेल्प करता है और उन सभी ड्रैगन्स को मार गिराता है और इस पर चिल्लाने लगता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे हार सकते हो। तभी ग्रम यहाँ पर आता है और बोलता है कि सालों बाद में बहस कर लेना, अभी सामने जो दुश्मन है उन पर ध्यान दे लो। तभी 3 बड़े बड़े ड्रैगन्स फायर बॉल से इन पर हमला कर देते हैं, पर ये तीनों ही इन्हें जान से मार गिराते हैं। यहाँ
आइजैक की साइड इंसान खत्म होकर ड्रैगन्स आ चुके थे और अब ये इन सभी ड्रैगन्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। दूसरी ओर स्टालिया अपनी फॉर्मेशन तैयार करने की कोशिश कर रही होती है। रैग्ना शिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, मैं अकेले ही इन सभी को हैंडल कर सकता था। पर तभी अचानक से नीचे जमीन पर गिर जाता है। शिन आगे बढ़ता है और इन सभी ड्रैगन्स को मार गिराता है। स्लाइम रैग्ना से कहता है कि तुम कितने घटिया और कमजोर इंसान हो रैग्ना, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं चला शिन के साथ। स्लाइम बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो टारा कहाँ पर जा रहा है और तीनों टारा को जान से मारने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी ओर स्टालिया और इसकी पूरी आर्मी ने काफी सारे ड्रैगन्स को बिना घायल हुए मार गिराया था और इनका टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल भी काफी अच्छे से काम कर रहा होता है। स्टालिया सोचती है कि जाने से पहले जितने ज्यादा ड्रैगन्स को मार सकते हैं उतने ज्यादा ड्रैगन्स को मार कर जाएंगे ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिल सके। पर ऑल्टोजोरा को इनके इस प्लान के बारे में पहले से मालूम होता है क्योंकि ये बंदा भी जब इंसान था तो सोलेरियम चर्च में रहा करता था, जहाँ पर इन्हें ये सिखाया गया था कि ड्रैगन्स को मारकर आप उनके मैजिकल ब्लड का यूज करके टेलीपोर्टेशन सर्कल्स बना सकते हो। स्टालिया किसी के भी ऑरा को सेंस कर सकती है पर ड्रैगन्स का कोई ऑरा नहीं होता है। ये ड्रैगन की ये काली स्किन जो कि लाइट को रोकती है उसके थ्रू इन्हें सेंस कर पाती है। पर ये सारा एरिया ही जंगल की वजह से घना है, इसी वजह से ड्रैगन की मूवमेंट्स को नहीं देख पा रही है और ऑल्टोजोरा अपने काबू किए हुए सभी इंसानों को बेस की तरफ भेजने लगता है। इसकी वजह से प्रिंसेस को और भी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। स्टालिया कहती है कि दुश्मन आ रहे हैं और प्लान्स में कुछ चेंज हो चुका है। तभी टारा इसके ऊपर ब्लड फ्लेम का यूज करता है जिसे स्टालिया अपने बैरियर से रोक देती है। पर कोई चीज इसके सोल्जर पर हमला कर रही थी और जल्दी से इन ट्विंस को कहती है कि जल्दी से हवा से इन पर फायर करो। पर ये दोनों अभी एक ड्रैगन के साथ लड़ने में बिजी होती है और ऑल्टोजोरा कहता है कि ऐसे एक ड्रैगन को मारने के लिए तुम्हें बहुत सारे हंटर्स की जरूरत होगी और मैं अपने साथ 40 मैच्योर ड्रैगन्स लेकर आ रखा हूँ। पर प्रिंसेस अपनी तलवारों से ड्रैगन पर हमला करती है पर अपने बैरियर से उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम हमें ऐसे नहीं हरा सकती हो। ऑल्टोजोरा को इनके टेलीपोर्टेशन सर्कल का आइडिया लग जाता है जो कि अभी इसकी जगह से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे आइडिया हो जाता है कि इनके साथ कोई और भी शामिल है, ये अकेले इसका काम नहीं हो सकता। और इसे नेबुलम के द्वारा कही गई एक बात याद आती है। उस बंदे ने कहा था कि मैंने जिसके साथ लड़ाई की थी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी पर उसका मैजिक मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आइजैक की तरफ काफी सारे सोल्जर्स मरते जा रहे थे। आइजैक को समझ ही नहीं आता कि इतने सारे सोल्जर्स कैसे मरते जा रहे हैं और यहाँ पर चल क्या रहा है। इन्हें मारने वाला बंदा ये होता है। ये ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है और इनका बैरियर टूट जाता है। आइजैक को समझ नहीं आता कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है और अपने सभी सोल्जर्स को पीछे हटने के लिए कहता है और अपनी दूसरी स्क्वाड को इन्हें बैकअप देने के लिए कहता है। क्रिम्सन ने इसे बताया था कि लेडी मोनार्क टाइम कंट्रोल मैजिक यूज करती है और अपने ही जैसे मैजिक यूज करने वाले किसी ड्रैगन को भी भेज सकती है। यहाँ पर आइजैक के सोल्जर्स इस ड्रैगन पर बुलेट्स से हमला कर देते हैं पर ये ड्रैगन टाइम कंट्रोल मैजिक का यूज करके इन सभी को ही जान से मार डालता है। पर ये ड्रैगन एक बार अपने मैजिक का यूज करने के बाद दोबारा से यूज करने में थोड़ा सा समय लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एक सोल्जर इस पर हमला कर देता है पर ड्रैगन इसके हमले से बच जाता है। और जैसे ही ड्रैगन टाइम को स्टॉप करने ही वाला होता है तभी इसे अल्टीमेशिया की आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि रुक जाओ। ये ड्रैगन रुक जाता है। सामने से क्रिम्सन यहाँ पर आ जाती है। क्रिम्सन इसके ऊपर एक बॉल फेंकती है। ड्रैगन टाइम को स्टॉप करता है पर इसे स्टॉप करने के बाद भी ये बॉल ब्लास्ट हो जाती है और बहुत सारी रोशनी निकलती है और ये ड्रैगन जलकर मर जाता है। क्रिम्सन सभी सोल्जर्स के पास जाती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो ड्रैगन कहाँ पर गया? मैंने उसे जान से मार डाला। और इस बॉल के बारे में इन सभी सोल्जर्स को बताती है। इस बॉल का यूज करके ये लोग एक मैच्योर ड्रैगन को आसानी से मार गिरा सकते हैं। तभी आइजैक को एक आवाज सुनाई देती है और अपने सामने काफी सारे लोगों को देखता है। क्रिम्सन बताती है कि ये सब वही 1500 लोग हैं जो कि इस बेस पर मौजूद थे और अब ये सब के सब भी हमारे साथ उन ड्रैगन्स के साथ लड़ने के लिए जाने वाले हैं। क्रिम्सन कहती है कि ऑल्टोजोरा को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है और वो बंदा हमारे सभी लोगों को टेलीपोर्ट होने से पहले ही पूरी कोशिश करेगा इन्हें जान से मारने की। तभी देखते हैं कि एक मैच्योर ड्रैगन बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ड्रैगन की नजर ऊपर जाती है। ये ड्रैगन कहता है कि जल्दी से मुझे उसे टेलीपोर्टेशन सर्कल तक लेकर जाओ वरना तो मैं जान से मार डालूंगा। वो इसे जान से मारने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वो इस ड्रैगन को मार गिराता है और यहाँ स्टालिया के इस बैरियर पर एक ड्रैगन हमला कर देता है जिसकी वजह से स्टालिया घायल हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। ऑल्टोजोरा कहता है कि तुम अकेले कमांड भी दे रही हो, लड़ भी रही हो और अपने बैरियर को भी बचा रही हो। इतना सब कुछ करने की वजह से तुम्हें भी पता नहीं चला कि तुम्हारा शरीर कब अपनी लिमिट्स पर पहुंच गया। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर रह गई है और अब तुम मारी जाने वाली हो। तभी टारा कहता है कि नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी 30% आर्मी को किसी ने जान से मार गिराया है और ये काम है रैग्ना, शिन और ग्रैम्स का। ये तीनों के तीनों सभी ड्रैगन्स को जान से मारते हुए टारा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी तीनों के सामने ड्रैगन्स का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है। रैग्ना बिना एक पल भी सोचे सीधा इन सभी पर टूट पड़ता है और पल भर में सभी को खत्म कर देता है। शिन और गाम ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इतनी ज्यादा बुरी हालत में होने के बावजूद भी रैग्ना की स्वॉर्ड टेक्निक्स एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होती हैं। ऑल्टोजोरा समझ जाता है कि इसने रैग्ना को हल्के में ले लिया है और इसे लगने लगता है कि ये हार सकता है। फ्यूचर की मेमोरीज की वजह से रैग्ना सिल्वरीन के ऑरा को और ड्रैगन्स की मैजिक पावर्स को अच्छे से समझ चुका होता है। अब इसे पता चल चुका होता है कि सिल्वरीन सिर्फ ड्रैगन्स को काटने के लिए नहीं बनी है बल्कि किसी भी मैजिक को फ्रीज करके उसका असर खत्म कर सकती है। फ्यूचर के एक्सपीरियंस और अपनी करंट पावर्स को मिलाकर रैग्ना एक नई टेक्निक बना लेता है। इस बार इसे स्वॉर्ड से एनिमी को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही स्वॉर्ड को हल्के से स्विंग करता है सिल्वरीन इसकी स्वॉर्ड से बाहर निकलकर सीधा सामने खड़े सभी ड्रैगन्स को एक ही बार में खत्म कर देती है। रैग्ना को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर टेरा पैनिक करने लगता है और बोलता है कि अगर ये इसी तरह से लड़ता रहा तो हम हार सकते हैं। पर ऑल्टोजोरा इसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि इसके हिसाब से स्टारलिया अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाली है। स्टारलिया बुरी तरह से घायल होकर नीचे जमीन पर गिरी होती है
है और हिलडुल नहीं पा रही होती है। कुछ ड्रैगन्स इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर तभी क्रिस्टोफर यहाँ पर आ जाता है और इन सभी ड्रैगन्स को मार गिराता है। तभी स्टारलिया को होश आ जाता है और इसे जल्दी से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलने के लिए कहती है। स्टारलिया ने क्रिम्सन से ऑल्टोजोरा की एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने में इसकी हेल्प मांगी थी और क्रिम्सन ने अंदाजा लगाया था कि ऑल्टोजोरा बेस से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही कहीं पर छुपा हुआ है। और इसी इंफॉर्मेशन से स्टारलिया को समझ में आ जाता है कि टेरा जानबूझकर मैग्ना को ऑल्टोजोरा से दूर लेकर गया था। क्रिम्सन ने स्टारलिया को ये भी बताया था कि ऑल्टोजोरा अपने आसपास 2 किलोमीटर तक देखने के लिए अलग अलग जगह पर सर्विलेंस आइज उगा सकता है। इसका ये मतलब है कि वो जरूर किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ से पूरा बैटलफील्ड साफ साफ दिखाई दे रहा हो। स्टारलिया अपनी सेंसेस को उस डायरेक्शन में पूरी तरह से फोकस करती है और इसे ऑल्टोजोरा की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। पर जैसे ही ऑल्टोजोरा को पता चलता है कि ये एक्सपोज हो चुका है, ये जल्दी से एक जहरीली गैस छोड़ देता है ताकि स्टारलिया इस तक ना पहुंच पाए और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को सेंस ना कर पाए। तभी नाजरीना अचानक से ऑल्टोजोरा के पीछे आ जाती है और एक सरप्राइज अटैक करके इसका सर इसके धड़ से अलग कर देती है। पर तभी इसे पता चलता है कि ये बंदा असली ऑल्टोजोरा नहीं था, ये सिर्फ एक फेक शरीर था और बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से निकल जाती है और बाकी का काम स्टारलिया पर छोड़ देती है। स्टारलिया इसकी हेल्प के लिए इसको थैंक यू कहती है और अब स्टारलिया को एग्जैक्ट लोकेशन मिल चुकी होती है और इसे पता चलता है कि असली ऑल्टोजोरा जमीन के 100 मीटर नीचे जाकर छुपा हुआ है। ये अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन को कंट्रोल करती है और ऑल्टोजोरा को बाहर खींचने लगती है और क्रिस्टोफर से कहती है, क्रिस्टोफर उस पर स्वॉर्ड फेंको। ऑल्टोजोरा घबरा जाता है और टेरा को ऑर्डर्स देता है कि पूरे जंगल पर अपने कैनन से फायरिंग शुरू कर दो। तभी रैगना, शिन और गाम की नजर भी टेरा पर पड़ती है और टेरा बिना टाइम वेस्ट किए अपने कैनन्स को रैगना और इन दोनों की तरफ घुमा देता है और इन पर फायर करना शुरू कर देता है। ऑल्टोजोरा पूरे बैटलफील्ड को दोबारा से ऑब्जर्व करता है और इसकी नजर स्टारलिया पर पड़ती है जो कि टेरा के कैनन ब्लास्ट की वजह से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर चुकी होती है। ऑल्टोजोरा इसके सामने आ जाता है। दरअसल क्रिम्सन ने बताया था कि प्रिंसेस लूजिया एक लेजेंडरी हीरो थी, पर बाद में वही लूजिया एक ड्रैगन बन गई। बहुत से लोगों को लगता है कि स्टारलिया उसी का पुनर्जन्म है और ऑल्टोजोरा पहले एक इंसान हुआ करता था और प्रिंसेस लूशिया के साथ काम करता था। ड्रैगन बनने के बाद भी इसे लूशिया याद रही। इसी वजह से क्रिम्सन ने स्टारलिया से कहा था कि तुम्हें उसके सामने जाना होगा क्योंकि तुम्हें देखकर उसे बार बार लूशिया की याद आएगी और उसका दिमाग खराब होने लगेगा। ऑल्टोजोरा स्टारलिया को देखकर इसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। तभी स्टारलिया उठ जाती है और एक साथ कई सारे बैरियर्स बना देती है और एक बहुत बड़ा सिल्वरीन स्पीयर समन करती है जो कि सीधा ऑल्टोजोरा को चीरते हुए इसे एक पेड़ के साथ सटा देता है। ऑल्टोजोरा का शरीर फ्रीज होने लगता है पर इसके बावजूद बक बक करता रहता है और स्टारलिया को एक जहर दे देता है और इसे बेहोश कर देता है। पर इससे पहले कि ये इसे अपने साथ लेकर जा पाता, 2 सोल्जर्स जल्दी से इसे उठाकर लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इनके लिए स्टारलिया बहुत ज्यादा जरूरी होती है और अगर ये ड्रैगन्स के हाथ चढ़ गई तो इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। तभी क्रिस्टोफर भी ऑल्टोजोरा के सामने आ जाता है और इसकी बॉडी के अंदर से उस स्पीयर को बाहर निकाल देता है। स्पीयर के निकलते ही इसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। स्टारलिया के शरीर के अंदर जहर फैलने लगता है पर इसका हौसला नहीं टूटता और जल्दी से अपनी पूरी यूनिट से टेलीपैथी के थ्रू बात करती है और सभी से कहती है कि कोई भी पीछे मत हटना, सब लोग अपनी लड़ने की इच्छा शक्ति को एक जगह पर इकट्ठा करो ताकि इनकी विल पावर को सिल्वरीन स्पीयर में डाल सके। अगले ही पल स्टारलिया अपनी पूरी यूनिट की विल पावर को एक ही स्पीयर के अंदर डाल देती है और क्रिस्टोफर से कहती है, क्रिस्टोफर अब इसे टेरा की तरफ फेंको, जल्दी करो। यहाँ ऑल्टोजोरा जल्दी से टेरा को आने वाले अटैक के बारे में इन्फॉर्म करता है। क्रिस्टोफर इस स्पीयर को टेरा की तरफ फेंक देता है और टेरा अपने कैनन का यूज करके इस स्पीयर को रोकने की कोशिश करता है। दोनों अटैक्स जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं, यहाँ पर एक धमाका हो जाता है। पूरा एरिया आग और सिल्वरीन से भर जाता है पर जैसे जैसे सोल्जर्स की विल पावर और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है, स्टारलिया का स्पीयर उस कैनन ब्लास्ट के उस धमाके को चीरते हुए आगे बढ़ता जाता है और तभी असली ऑल्टोजोरा जमीन के अंदर से एक मॉन्स्टर जैसी फॉर्म में बाहर निकलता है और सीधा स्टारलिया पर हमला करने की कोशिश करता है। पर तभी नाजरीना सही टाइम पर यहाँ पर पहुंच जाती है और इसे बचा लेती है। यहाँ स्टारलिया का स्पीयर टेरा को जाकर लग जाता है। रैगना जल्दी से इस स्पीयर को पकड़ता है और इसे अपने हाथ के साथ जोड़ देता है और इसके अंदर मौजूद सारी सिल्वरीन की ताकत को टेरा की तरफ छोड़ देता है। टेरा अपने कैनन को फायर करने की कोशिश करता है पर इस बार बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इस हमले के बाद रैगना नीचे गिर जाता है और सीधा स्लाइम के ऊपर जाकर गिरता है। तभी इसे अचानक से थॉट आता है कि कहीं टेरा ने सिल्वरीन से मरने से पहले खुद को एक्सप्लोड करके खुद को खत्म तो नहीं कर दिया। और जल्दी से स्लाइम से कहता है कि मुझे जल्दी से टेरा के पास लेकर जाओ, मुझे कंफर्म करना है कि वो सच में मारा गया है या उसने बस खुद को खुद ही धमाके से उड़ा लिया। ऑल्टोजोरा घबरा जाता है और बार बार टेरा को पुकारने लगता है। टेरा कहता है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता हूँ, पर मरने से पहले दुश्मन को भी अपने साथ लेकर नर्क लेकर जाना चाहता है। ऑल्टोजोरा इसे ऑर्डर देता है कि खुद को दोबारा से एक्सप्लोड कर लो, जिससे कि हमें पता चलता है कि ऑल्टोजोरा ने ही इसे एक्सप्लोड करवाया था और रैगना का शक सही था। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और हमें पता चलता है कि टेरा भी पहले एक इंसान हुआ करता था और काफी अच्छे दोस्त होते हैं। ऑल्टोजोरा इस जगह से दूर चला जाता है। टेरा अपनी बची हुई सारी ताकत को इकट्ठा करता है और अपना फाइनल सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है कि 10 किलोमीटर दूर से भी इसे देखा जा सकता था। तभी रैगना यहाँ पर पहुंच जाता है और अपनी पूरी सिल्वरीन पावर से इस एक्सप्लोजन को रोकने की कोशिश करता है। दूर से ये सब देखकर सभी सोल्जर्स घबरा जाते हैं पर इन्हें रैगना की फिक्र हो जाती है। तभी स्टारलिया इन सभी को बताती है कि रैगना उस एक्सप्लोजन को रोक लेगा, उस पर भरोसा रखो और अगर वो फेल हो गया तो यहाँ पर मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। रैगना लगातार सिल्वरीन छोड़ता जाता है और इस एक्सप्लोजन को फ्रीज करने की कोशिश करता है पर एक्सप्लोजन का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि रैगना धीरे धीरे पीछे धकेलना शुरू हो जाता है। रैगना समझ जाता है कि अगर इसने और ताकत लगाई तो इसकी स्वॉर्ड ही टूट जाएगी। स्टारलिया दूर से ये सब कुछ देख लेती है और इसे समझ में आ जाता है कि असली दिक्कत रैगना नहीं बल्कि इसकी स्वॉर्ड है। ये खुद को बिल्कुल हेल्पलेस फील करती है पर तभी स्टारलिया अपनी बॉडी को यहीं पर छोड़कर अपनी कॉन्शियसनेस को रैगना के पास भेज
देती है। ये अपने हाथ को रेगना के हाथ पर रखती है और अपनी सिल्वरीन शेपिंग एबिलिटी का यूज करके उस स्वॉर्ड को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है ताकि थोड़ा लंबा टिक सके। और रेगना से कहती है कि अपनी पूरी ताकत लगा दो रेगना। जैसे ही रेगना इसके हाथ को महसूस करता है, इसे सिर्फ स्टारलिया ही नहीं बल्कि इसकी पूरी यूनिट की विल पावर और उनका जज्बा भी महसूस होने लगता है। दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत को सिल्वरीन के अंदर डाल देते हैं। अब सिल्वरीन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और एक्सप्लोजन का बहुत बड़ा हिस्सा फ्रीज हो जाता है। पर ये खुशी बस कुछ पल की होती है। एक्सप्लोजन दोबारा से विशाल होने लगता है और सिल्वरीन को तोड़ते हुए सीधा रेगना और स्टारलिया की तरफ आगे बढ़ जाता है। मेरे पास अभी भी एक आखिरी तुरुप का इक्का बचा हुआ है। दोनों इस स्वॉर्ड से अपना हाथ हटा लेते हैं और रेगना बताता है कि इसके अंदर एक और स्वॉर्ड छुपी हुई है और उस ताकत को बाहर निकालने के लिए इसे स्टारलिया की हेल्प चाहिए। जैसे ही स्टारलिया इसकी हेल्प करती है, इसके सामने फ्यूचर रेगना की सारी यादें खुल जाती हैं। ये इसका अकेलापन, इसका दर्द और इसकी पूरी लाइफ देख लेती है। ये सारी चीजें देखकर स्टारलिया रोने लगती है। रेगना अपनी सिल्वरीन बैटल आर्ट का यूज करता है, जबकि स्टारलिया अपनी सिल्वरीन शेपिंग एबिलिटी का यूज करके उस पावर को पूरी तरह से रिलीज करने में रेगना की हेल्प करती है। और तभी रेगना सोचता है कि भविष्य में ये इसी वजह से अकेला रह गया था, क्योंकि इसे लगता था कि इसे सभी ड्रैगन्स को खुद ही मारना होगा। अगर ये किसी और पर भरोसा करता है तो कमजोर पड़ जाएगा। पर अब इसके दिल में एक नई उम्मीद जग जाती है। इस बार रेगना अकेला नहीं होता है। ये अपनी पूरी सिल्वरीन की ताकत को एक जगह पर इकट्ठा करता है, अपनी मुट्ठी से अपने अंदर छुपी स्वॉर्ड को जोर से स्ट्राइक करता है और इसके अंदर मौजूद सारी ताकत एक ही बार में एक्सप्लोजन की तरफ आगे बढ़ जाती है। दूर खड़ा ऑल्टो जोरा ये सब देखकर हैरान रह जाता है। कुछ ही पलों में टेरा का पूरा एक्सप्लोजन सिल्वरीन की बर्फ के अंदर समा चुका होता है। रेगना उस जम चुके एक्सप्लोजन के सामने खड़ा होता है और स्टारलिया और स्लाइम इसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फ्यूचर रेगना की यादें देखने के बाद स्टारलिया खुद को रोक नहीं पाती और रो पड़ती है। इसे गुस्सा आ रहा होता है कि इतना पावरफुल, इतना खूबसूरत और इतना अच्छा इंसान भविष्य में अकेला रह गया था। इसके लिए ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है और रोने लगती है। रेगना इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और इसका शुक्रिया अदा करता है कि इसने इसको समझा। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी और मेरी पूरी यूनिट की जान बचा ली। वैसे तुम्हारा आखिरी हमला काफी ज्यादा कूल था रेगना। और स्टारलिया रेगना से कहती है कि क्रिम्सन को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारा फ्यूचर इतना ज्यादा सैड हो। तुम इसके बारे में सोच सकते हो, पर मना करना तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं होगा। उस क्रिम्सन को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। और ऐसा बोलकर स्टारलिया अपनी बॉडी के अंदर वापस आ जाती है। जाते जाते रेगना बस हैरानी से इसे देखता रहता है और एक बार दोबारा से इसका शुक्रिया अदा करता है। और ऐसा बोलकर रेगना की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और यहीं पर नीचे जमीन पर गिर जाता है। स्टारलिया भी अपनी बॉडी के अंदर वापस आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और सभी सोल्जर्स एक चैन की सांस लेते हैं। सबको लगता है कि आखिरकार ये सभी लोग बच गए। पर तभी अचानक से वॉल्टर कामुई सामने आ जाता है और स्टारलिया की मुंडी उड़ा देता है। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आ पाता कि अभी हुआ क्या, ये बंदा दोबारा से इसका सर इसकी बॉडी पर रख देता है और सीधा रेगना की तरफ आगे बढ़ता है और इस पर हमला कर देता है और स्लाइम को भी एक ही हमले में बाहर फेंक देता है। ये सब देखकर रेगना को गुस्सा आ जाता है और इसके साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर अब इसका शरीर इसकी लिमिट्स पर आ चुका था। रेगना के पास जितनी भी ताकत बची होती है अब इसे इसी का यूज करके लड़ना होगा, क्योंकि इस बार इसके सामने कोई मामूली ड्रैगन नहीं था बल्कि इसका सबसे खतरनाक दुश्मन खड़ा हुआ था। यहाँ कैपिटल के अंदर नेबुलिम परेशान था। इसे पता चलता है कि वॉल्टर कामुई बैटलफील्ड की तरफ जा चुका है। पर अल्टीमेशिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, वॉल्टर कामुई कभी भी रेगना जैसे एक मामूली इंसान से नहीं हारेगा। रेगना और कामुई के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पास्ट में क्रिम्सन ने रेगना को बताया था कि लॉर्ड मोनार्क अपनी ब्लड लाइन के ड्रैगन्स को अपना खून नहीं देती, इसकी जगह पर उन्हें स्पेशल क्लॉज दिए जाते हैं और वॉल्टर कामुई ने भी उनमें से एक क्लॉज चुरा लिया था। इसी वजह से क्रिम्सन ने रेगना को साफ साफ वार्न किया था कि कभी भी वॉल्टर कामुई से मत भिड़ जाना। पर अभी रेगना इस बात को भूल चुका होता है। कामुई की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पल भर में ही रेगना पर बहुत सारे हमले कर देता है। ये बंदा रेगना को मौका तक नहीं देता है, पर इसके बावजूद रेगना हार नहीं मानता और मौका मिलते ही वॉल्टर के सर को काट देता है। पर कामुई का सर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। अगले ही पल ये बंदा रेगना को पकड़कर जोर से नीचे जमीन पर फेंक देता है और अपनी लाइटनिंग पावर्स का यूज करके एक इतना ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक करता है कि रेगना सीधा जमीन पर धंस जाता है। रेगना दोबारा से खड़ा होता है और अपनी स्वॉर्ड से पलट वार करता है, पर वॉल्टर कामुई इसकी स्वॉर्ड को आसानी से तोड़ देता है और एक बार दोबारा से इसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही रेगना दोबारा से उठने की कोशिश करता है, वॉल्टर इसके ऊपर दोबारा से टूट पड़ता है। इस बार रेगना टूटी हुई स्वॉर्ड के एक टुकड़े और सिल्वरीन एनर्जी का यूज करके इसके हमले को रोक देता है। इस काउंटर अटैक की वजह से वॉल्टर का हाथ कट जाता है और पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। रेगना जल्दी से अपने हाथों में सिल्वरीन को जमा करता है ताकि इसका यूज करके वॉल्टर को काट सके। पर जब वॉल्टर इसके करीब आता है, रेगना एक और स्वॉर्ड को निकालता है पर इसकी तरफ फेंक देता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो स्वॉर्ड लगते ही टूट जाती है। कामुई अपने क्लॉ को बाहर निकालता है। रेगना की हालत लड़ लड़ कर इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि नीचे जमीन पर गिर जाता है और अब इसके पास उठने की भी ताकत नहीं बची होती है। तभी इसे स्टारलिया की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल रेगना खुद को एक अबेंडेंड जगह पर पाता है और इसके सामने स्टारलिया खड़ी होती है। रेगना स्टारलिया के कंधों को पकड़ता है पर बार बार इसका नाम लेने लगता है। इसे यकीन ही नहीं होता कि स्टारलिया जिंदा है। स्टारलिया भी हैरान हो जाती है कि भाई रेगना इसके इतने करीब कैसे पहुंच गया और बार बार मेरा नाम भी ले रहा है। इतना खुश तो मैं तब भी नहीं हुई थी जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया था। बाय द वे गाइस, कांग्रेचुलेशंस, जीत गए भाई हम लोग। अब अगली बारी है उस गन्ने के जूस वाले की। स्टारलिया शर्मा जाती है और इसे पीछे करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, रेगना मुझे स्टारलिया मत बुलाओ, मुझे लिया कहकर पुकारो। रेगना इसे लिया कह देता है। ये सुनते ही स्टारलिया इसकी दीवानी हो जाती है और इसे लगता है कि भाई रेगना फंस गया। रेगना पूछता है कि क्या टेलीपोर्टेशन सच में काम कर गया क्या, और बाकी सभी लोगों के बारे में भी पूछता है। स्टारलिया इसे बाकी सभी लोगों के पास ले जाने लगती है पर तभी स्टारलिया रास्ते में ही रुक जाती है। स्टारलिया कहती है कि मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगी क्योंकि इसके पास एक और जरूरी काम है और बताती है कि मैं एक ऐसी स्वॉर्ड को बनाना चाहती हूँ जिसका नाम सिल्वर कॉमेट स्वॉर्ड होगा। तभी आसमान
आसमान में एक चमकता हुआ सिल्वर कॉमेट गुजरता है। स्टारलिया बताती है कि आज से बहुत समय पहले भी एक ऐसा ही सिल्वर कॉमेट आया था और वही दुनिया की सारी सिल्वरीन पावर्स का स्रोत था, यानी कि ओरिजिनल सोर्स था। और रैगना के लिए इसका यूज करके एक स्वॉर्ड बनाना चाहती है। तभी अचानक से रैगना के पैरों के नीचे से जमीन टूटने लगती है और नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए स्टारलिया बस इतना कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। रैगना जोर जोर से इसका नाम पुकारता है। अगले ही पल इसकी आंख खुलती है और इसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ एक सपना था और इसे अब भी स्टारलिया की प्रेजेंस महसूस हो रही होती है और इसे सुकून मिलता है। रैगना आसपास देखता है और पता चलता है कि बाकी सभी सोल्जर्स अभी जिंदा हैं और एक टेंट में सो रहे होते हैं। बाहर निकलते ही इसे एहसास होता है कि ये कैंप उसी सुनसान जगह पर बना हुआ है जो कि अभी इसने सपने में देखा था। बाहर स्लाइम सभी सोल्जर्स को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही इसकी नजर रैगना पर पड़ती है तो खुशी से इसके पास दौड़ते हुए आ जाता है और इसे जल्दी से सेलेरियन चर्च के हीलर्स के पास लेकर जाता है। यहाँ पहुंचकर रैगना देखता है कि जिन लोगों ने इसका इलाज किया था उनका चेहरा बिल्कुल अल्टीमेशिया के जैसा है। ये देखते ही रैगना जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और इनमें से एक को जान से मारने की कोशिश करता है, पर आइक बीच में आकर इसे रोक देता है और बताता है कि ये सब के सब सेलेरियन चर्च के हीलर्स हैं। तुम क्या कर रहे हो रैगना, पागल हो गए हो क्या? इनका अल्टीमेशिया के साथ जो चेहरा मिल रहा है इसका रीजन कुछ और है। आइक रैगना को शांत करता है और बताता है कि ये सब लोग कैरोलाज हैं और सेलेरियन चर्च के सबसे पावरफुल ड्रैगन हंटर्स को ड्रैगन कोच कहा जाता है। ये एक एलीट ग्रुप होता है जिसके हर एक मेंबर को सेंट का टाइटल दिया जाता है। उन्हीं सभी सेंट्स में से एक थी करुला, जिसके पास टाइम को मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की अनोखी ताकत थी। करुला की एबिलिटी इतनी ज्यादा रेयर थी कि उसके मरने के बाद चर्च ने उसके क्लोन्स बनाना शुरू कर दिए। इन क्लोन्स का काम बैटलफील्ड के अंदर सोल्जर्स का इलाज करना और ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ने वालों की जान बचाना था। पर ये क्लोन्स परफेक्ट नहीं थे। हर क्लोन की एवरेज लाइफ बस 4 साल होती है और जितनी भी बार वो टाइम मैजिक का यूज करते थे उनकी लाइफ उतनी ही कम होती जाती थी। सब क्लोन्स के पास असली वाली करुला की पावर्स का बस एक छोटा सा हिस्सा ही था, पर एक क्लोन सबसे ज्यादा अलग थी। क्लोन नंबर 19,835। बाकी सभी क्लोन्स के पास कोई इमोशंस वगैरह नहीं थे और ना ही कोई फ्री विल थी, पर क्लोन नंबर 19,835 इन सभी से अलग थी। उसके पास इमोशंस भी थे और अपनी खुद की सोच भी थी और बाकी सभी क्लोन्स के मुकाबले लंबी जिंदगी जी पाई। धीरे धीरे ये चर्च की फ्रंटलाइन बेसिस की लीडिंग करुला बन गई। पर एक दिन इसने एक बहुत गंदा काम कर दिया। इसने एक छोटे से ड्रैगन की जान बचा ली थी जो कि बाद में चर्च के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। 8 सालों के बाद उस पाप की सजा देने के लिए खुद सन गॉड भी सामने आ गया। इसके बाद बनने वाले सभी क्लोन्स को खत्म कर दिया गया और इसे खुद को भी मौत की सजा सुना दी जाती है। पर एग्जीक्यूशन होने से कुछ ही पल पहले अचानक से पूरी दुनिया का वक्त रुक जाता है। तब इसके सामने एक छोटी बच्ची जैसी लड़की आती है और इसे अपना सर्वेंट बनने का ऑफर देती है। दरअसल ये कोई आम बच्ची नहीं थी बल्कि खुद ड्रैगन गॉड होती है। इसका कोई असली फिजिकल फॉर्म नहीं था। ये हमेशा अपने बिलीवर्स का रूप धारण कर लेती थी। इन शॉर्ट ये अपना रूप बदल सकती थी अपने भक्त के अकॉर्डिंग। ये क्लोन मरना नहीं चाहती थी, इसी वजह से ड्रैगन गॉड के इस ऑफर को मान लेती है। ड्रैगन गॉड इसे ड्रैगन ब्लड दे देती है और उसी दिन के बाद से ये एक ड्रैगन मोनार्क बन जाती है। इसका रैंक ड्रैगन गॉड से नीचे होता है और इसको एक नया नाम दिया जाता है जो कि था अल्टीमेशिया। बाद में अल्टीमेशिया ब्लड लाइन ऑफ विंग्स की लीडर बन जाती है। ड्रैगन गॉड के ऑर्डर्स पर ये अलग अलग किंगडम्स के ऊपर हमले करना शुरू कर देती है और ये सब कुछ एक बहुत ही स्टूपिड से रीजन की वजह से शुरू हुआ था। ड्रैगन गॉड को एक किंगडम की पेस्ट्री शॉप बहुत ज्यादा पसंद थी, पर एक दिन उस पेस्ट्री शॉप में चोरी हो गई और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और बस इतनी सी बात पर ड्रैगन गॉड को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसने पूरे किंगडम को ही डिस्ट्रॉय करने का फैसला कर दिया। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद कैरोलाज रैगना को एक ऑफर देती है। ये चाहती है कि रैगना भी ड्रैगन कोच बन जाए, बदले में चर्च रेफ्यूजीज की हेल्प करेगा। पर रैगना इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तभी रैगना की नजर इनके पीछे मौजूद एक टूटी हुई बिल्डिंग पर जाती है जहाँ से हल्की सी रोशनी चमक रही होती है। ये सिग्नल काइमेरा दे रही होती है ताकि रैगना इसके पास आ सके। जाने से पहले रैगना इनसे एक और सवाल करता है, जब तुम सबके पास इतनी ज्यादा ताकत है तो तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की? लीडिंग कारुला बोलती है कि चर्च सिर्फ उन्हीं लोगों की हेल्प करता है जो कि ड्रैगन कर्च बनने के लायक होते हैं, क्योंकि पहले इंसानों को इस बात को साबित करना होता है कि वो गॉड के मिरेकल्स हैं और आम इंसानों से अलग हैं। स्टारलिया इस बात को साबित नहीं कर पाई थी, पर रैगना ऐसा कर चुका है और यही गॉड की मर्जी है। इस बात को सुनते ही रैगना को गुस्सा आ जाता है और जोर से टेबल पर मुक्का मारता है। अगर तुम्हारा गॉड इतना ही महान है तो खुद नीचे आकर सभी ड्रैगन्स को क्यों नहीं मारता? और रैगना सीधा इन सभी को चैलेंज देता है और बोलता है कि अगर चर्च रेफ्यूजीज को अपनी प्रोटेक्शन में ले लेता है तो बदले में ये खुद अल्टीमेशिया को खत्म करके दिखाएगा। ऐसा बोलकर रैगना उस स्लाइम को अपनी पीठ पर ला देता है और काइमेरा के पास चला जाता है। यहाँ पहुँचते ही काइमेरा इसे क्रिम्सन के पास लेकर जाती है। क्रिम्सन रैगना का इलाज करती है और बताती है कि ग्लोब चेंबर अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है और क्योंकि उसके अंदर सेल्फ रिपेयरिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, इसलिए पिछले 2 दिनों में उसने उसे ठीक भी कर दिया था और दोबारा मून बेस से कनेक्ट भी कर दिया। सब लोग मून बेस पर पहुंच जाते हैं। रैगना क्रिम्सन को एक बात बताता है कि स्टारलिया अभी भी जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस इंसान का सर दर्द से अलग हो चुका हो उसके जिंदा बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पर रैगना इसे समझाता है कि बैटल के आखिरी मोमेंट्स में स्टारलिया और इसका खुद का ऑरा एक दूसरे से इतना ज्यादा डीपली कनेक्ट हो चुका था कि वो कनेक्शन इसे अब भी फील हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कामुई ने इसका सर काटने के बाद दोबारा से इसकी बॉडी पर रख दिया था और वो बंदा उसकी पूरी बॉडी को अपने साथ लेकर चला गया। अगर वो चाहता कि ये सिर्फ मारी जाती तो उसका सर लेकर भी जा सकता था, पर क्रिम्सन को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं होता है कि स्टारलिया अभी भी जिंदा है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैं सोल्जर्स को ये भी नहीं बता पाया कि स्टारलिया शायद अभी भी जिंदा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्रिम्सन, ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तुम्हें बस ऐसा लगता है कि वो जिंदा है और तुम्हारे लगने भर से मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। क्रिम्सन बोलती है कि इस वक्त अल्टीमेशिया के पास टाइम कंट्रोल मैजिक है और वॉल्टर कामुई भी उसके साथ है। ऐसी सिचुएशन में ये नहीं जीत सकते हैं। इन्हें किसी और स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी जो कि फिलहाल इनके पास नहीं है। रैगना एक प्लान बताता है और बोलता है कि वॉल्टर कामुई को मैं संभाल लूंगा और अल्टीमेशिया को तुम संभाल लेना। ऐसा करने के लिए भी
मुझे काफी सारी तैयारियां करनी होगी, इतनी जल्दबाजी मत करो। पर रैगना स्टालिया को बचाने के लिए डेस्परेट होता है और बोलता है कि स्टालिया एक कमाल की इंसान है और ड्रैगन्स को हराने के लिए हमें स्टालिया की हेल्प चाहिए रहेगी। ये सुनकर क्रिम्सन हैरान हो जाती है। इसे लगता था कि रैगना सिर्फ क्रिम्सन के साथ है, किसी और के साथ नहीं, और दोनों ने एक प्रॉमिस भी किया था और क्रिम्सन किसी भी हालत में रैगना को खोना नहीं चाहती थी। रैगना इसे भरोसा दिलाता है, मैं नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, हमें स्टालिया की हेल्प चाहिए। रैगना के दिमाग में स्टालिया और उसकी यूनिट के साथ बिताए गए सारे पल इसके दिमाग में आने लगते हैं और इसे आखिरकार समझ में आ जाता है कि अब ये किस लिए लड़ रहा है। पहले इसका मकसद सिर्फ ड्रैगन्स को मारना था, पर अब ये सभी की जान बचाना चाहता है ताकि एक दिन दोबारा से स्टालिया के साथ और उसके दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके और खुश रह सके। इसी वजह से क्रिम्सन से कहता है कि अब मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, बस एक काम कर दो, मेरे लिए अर्थ का पोर्टल खोल दो। क्रिम्सन को समझ में आ जाता है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब रैगना पहले की तरह अकेला, डिप्रेस्ड, इजीली मैनिपुलेटेड होने वाला बच्चा नहीं रहा। अब ये अपनी मर्जी से फैसले लेना शुरू कर चुका है और क्रिम्सन इसे मैनिपुलेट नहीं कर पा रही है। मजबूरी में क्रिम्सन को पोर्टल खोलना पड़ता है, पर रैगना को वार्न करती है कि एक दिन तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। जैसे ही रैगना पोर्टल की तरफ आगे बढ़ता है, अचानक से इसका सर घूमने लगता है और सीधा नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। क्रिम्सन बताती है कि ये वही जहर है जो कि इसने इनकी पहली मुलाकात पर रैगना के अंदर डाला था। ये पॉइजन तब एक्टिवेट होता है जब भी रैगना क्रिम्सन को छोड़कर जाने की कोशिश करेगा। तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे रैगना, मुझे बस तुमसे तुम्हारी बैटल की सिल्वरीन आर्ट्स चाहिए थी। अब मैं तुम्हारी उस टेक्निक को किसी और इंसान में क्रिएट कर सकती हूँ, चाहे तो तुम्हारे दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके भी तुम्हें ज़ॉम्बी भी बना सकती हूँ। मुझे लगता है ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। पर अगले ही पल रैगना दोबारा से उठ जाता है। क्रिम्सन हैरान रह जाती है, ये अभी भी जिंदा कैसे है? एक सेकंड, मैं जिंदा कैसे हूँ? मैंने तो जहर पी लिया था ना, मैं तो मर चुका था। क्रिम्सन बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने AI पावर्ड जीन्स डिस्ट्रॉइंग नैनो मशीन्स का यूज किया था, अभी तुम जिंदा नहीं हो सकते हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था। क्रिम्सन को समझ नहीं आता कि भाई ये पॉसिबल कैसे है, और रैगना इसके सर के ऊपर एक टपली मारता है और इसे शांत करता है। पर अब इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि क्रिम्सन एक छोटे से हमले से ही सीधा पीछे जाकर गिरती है और रैगना भी मान लेता है कि इसने क्रिम्सन के साथ किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया है और स्टालिया को बचाना चाहता है और उसी के साथ रहना चाहता है। अब तुम्हारी ये मैनिपुलेटिव बातें मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती हैं क्रिम्सन। काइमेरा पीछे से रैगना पर अटैक करती है, पर रैगना पीछे बिना मुड़े ही इसे धर लेता है और रैगना क्रिम्सन की तरफ देख कर कहता है कि जब मैं फ्यूचर में तुमसे पहली बार मिला था तब मैंने तुम्हें जान से मार दिया था, पर उस वक्त मैंने एक अजीब चीज को नोटिस किया, क्रिम्सन के शरीर के अंदर कोई दिल था ही नहीं। और रैगना इससे पूछता है कि तुम्हारा दिल कहाँ पर है? इसी वजह से तुम्हारी बातों में मुझे कभी भी कोई इमोशन फील नहीं हुआ। तुम्हारा दिल कहाँ पर है? स्टालिया की यूनिट को ही देख लो, उन लोगों ने एक दूसरे के लिए बार बार अपनी जान को दांव पर लगाया था, इसी वजह से वो लोग इतने ज्यादा मजबूत बन पाए और एक दूसरे की रक्षा कर सके। पर तुम तो कभी कुछ महसूस ही नहीं करती हो, तुम बस हमेशा प्लान्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचती रहती हो। हाँ मैं जानता हूँ हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, पर कुछ भी असंभव नहीं है, और अगर तुम इतना सा रिस्क भी नहीं ले सकते हो तो तुम बाकी सभी ड्रैगन्स को कैसे खत्म करोगी? ये बातें सुनकर क्रिम्सन हक्की बक्की रह जाती है और इसके पास इसकी बातों का कोई जवाब नहीं होता है। काइमेरा अपने असली रूप में आ जाती है और दोबारा से रैगना पर अटैक करती है, पर इस बार क्रिम्सन खुद ही इसे रोक देती है। रैगना को जो करना है इसे करने दो। रैगना बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है और क्रिम्सन भी यहाँ से चली जाती है। कैंप के अंदर वापस आते ही रैगना देखता है कि आइजैक ग्राम और बाकी सभी सोल्जर्स की हालत काफी ज्यादा बेहतर लग रही है। सभी के चेहरों पर दोबारा से होप नजर आ रही होती है और जल्दी ही इसे पता चलता है कि सभी लोगों को यकीन हो चुका है कि स्टालिया अभी भी जिंदा है और इसकी वजह क्रिस्टोफर का सिल्वर प्रोस्थेटिक आर्म था, क्योंकि ये बाजू स्टालिया की सिल्वरीन मैनिपुलेशन से ही चल सकता था और ये अभी भी नॉर्मल तरीके से ही मूव कर रहा था, जिसका मतलब है कि स्टालिया जिंदा है, बस वो कहाँ है इन्हें ढूंढना होगा। बस इसी उम्मीद को लेकर पूरी यूनिट स्टालिया को बचाने का फैसला कर लेती है और रैगना भी बिना किसी हिचकिचाहट के इनके साथ चलने के लिए मान जाता है। और तभी हम स्टालिया को देखते हैं जो कि कैपिटल के अंदर वॉल्टर कामुई के पास होती है। जब इसकी आंखें खुलती हैं, मैं कहाँ हूँ? वॉल्टर कामुई से बताता है कि तुम जिंदा हो, क्योंकि अगर सर काटने के तुरंत बाद उसे दोबारा से बॉडी पर रख दिया जाए तो वो वापस से जुड़ सकता है। इसी वजह से स्टालिया की मौत नहीं हुई है सर कटने के बावजूद भी, पर इसके गले के ऊपर ऑल्टोजोरा ने एक पॉइजनस मार्क छोड़ दिया था। वॉल्टर कामुई बताता है कि अगर रैगना या तुम्हारी यूनिट तुम्हें बचाने आई तो ये मार्क जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हें जान से मार देगा। ये ऑल्टोजोरा की हार का बदला लेने का उसका तरीका था। तभी वॉल्टर कामुई के हाथ के अंदर से अचानक से बर्फ जमने लगती है, धीरे धीरे ये इसकी पूरी बॉडी में फैलने लगती है और इसे बार बार रीजनरेट करना पड़ता है। ये सब कुछ रैगना के द्वारा दिए गए पुराने घावों की वजह से हो रहा था। वॉल्टर कामुई बताता है कि स्टालिया को जिंदा रखने की एक और वजह भी है, ये बंदा रैगना से दोबारा फाइट करना चाहता है और इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ, इसलिए चाहता है कि स्टालिया रैगना के लिए एक ऐसी स्वॉर्ड तैयार करे जो कि इसके क्लॉक का सामना कर सके। जब रैगना यहाँ पर पहुँच जाएगा तब तक मैं पॉइजनस मार्क की वजह से मर चुकी होंगी। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे मरने से पहले वो स्वॉर्ड रैगना के पास पहुंच जानी चाहिए। और स्टालिया मजबूरी में उस स्वॉर्ड को बनाने लगती है ताकि रैगना इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन हंटर बन सके और इस कामुई के बच्चे को मार डाले, चाहे ये खुद जिंदा बचे या ना बचे। इधर क्रिम्सन उदास होकर बेड पर पड़ी होती है उल्टे होकर। तभी सैटेलाइट के थ्रू कैपिटल की सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगती है। ये नोटिस करती है कि ड्रैगन्स किसी वजह से काफी जल्दी में दिख रहे हैं। क्रिम्सन समझ जाती है कि शायद अल्टीमेशिया इस वक्त अपना टाइम कंट्रोल मैजिक यूज नहीं कर पा रही है और अगर ऐसा है तो यही अटैक करने का सबसे सही मौका है। स्लाइम और काइमेरा को बुलाती है और बोलती है कि रैगना को बुलाओ, हमें फाइनल बैटल की तैयारी करनी शुरू करनी होगी। रैगना और स्टालिया की पूरी यूनिट हू और कारोलस की हेल्प से कैपिटल की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि स्टालिया को बचा सके। जैसे ही सभी लोग टेलीपोर्ट होकर कैपिटल पहुंचते हैं, स्टालिया के गले के ऊपर बना ये पॉइजनस मार्क तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और इसका गला दबने लगता है। इस सिग्नल से कामुई को समझ में आ जाता है कि इनके दुश्मन कैपिटल तक पहुंच चुके हैं। सभी सोल्जर्स धीरे धीरे कैपिटल पर पहुंचने लगते हैं। तब इनकी नजर आसमान पर जाती है, पर सभी लोग देखते हैं कि सूरज अभी तक निकला ही नहीं है। इसकी वजह है नेबुलम का बैरियर जिसने पूरे एरिया को ढक रखा था। तभी बर्गेस भी इन्हें देख लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए इन पर हमला कर देता है। कामुई बस एक ही इंसान का इंतजार कर रहा होता है, रैगना का। सभी सोल्जर्स
रेगना से कहते हैं कि जाकर वॉल्टर कामुई को संभालो और स्टारलिया को हमारे हवाले छोड़ दो, हम उसे बचा लेंगे। रेगना इनकी बात को मान जाता है और कामुई को जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान नेबुलियम को अचानक से किसी की प्रेजेंस फील होती है। इसे समझ ही नहीं आता कि ये बंदा कौन है और कहां से आया है। दरअसल ये क्रिम्सन होती है जो कि अपने टेलीपोर्टेशन रूम के थ्रू बैरियर के ऊपर हवा में पहुंच चुकी होती है। क्रिम्सन पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करती है और नोटिस करती है कि ड्रैगन्स के पास मौका होने के बावजूद भी टाइम को स्टॉप नहीं किया था। और क्रिम्सन को समझ में आ जाता है कि अल्टीमेशिया किसी वजह से अभी अपने टाइम कंट्रोल मैजिक का यूज नहीं कर पा रही है और इस चीज से इसे कंफर्म हो जाता है। क्रिम्सन अपने प्लान को एक्टिवेट कर देती है और स्पेशल कनेक्शन का यूज करके गुल्लम के जायंट रोबोट को बैटलफील्ड के अंदर उतार देती है। ये देखते ही नेबुलियम घबरा जाता है। इसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है कि कोई इंसान या रोबोट इनके बैरियर के अंदर घुस जाएगा। नेबुलियम जल्दी से बर्गिस को ऑर्डर देता है कि इस जायंट रोबोट को रोको। यहाँ रेगना भी देख लेता है कि क्रिम्सन आखिरकार यहाँ पर आ चुकी है, जैसा कि इसने उम्मीद की थी। पर जैसे ही कामुई के पास पहुंचता है, इसके कदम यहीं पर रुक जाते हैं। इसके सामने स्टारलिया पड़ी होती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। जहर इसके पूरे शरीर में फैल चुका होता है और बस मरने ही वाली होती है। कामुई पीछे हट जाता है और अभी सच में स्टारलिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। रेगना इसे बाहों में उठा लेता है। स्टारलिया की हालत को देखकर रेगना को रोना आ जाता है। रेगना किसी भी तरह से इसे बचाना चाहता है पर इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसकी हेल्प कैसे कर सकता है। अगर ये पॉइजन को फ्रीज कर देता है तो स्टारलिया भी साथ साथ फ्रीज हो जाएगी। तभी स्टारलिया धीरे से अपनी वो बनाई गई स्वॉर्ड रेगना को लेने के लिए कहती है। ये तुम्हारे लिए है रेगना। रेगना जैसे ही स्वॉर्ड को पकड़ता है, इसे वही सपना याद आ जाता है जहाँ स्टारलिया ने सिल्वर कॉमेट स्वॉर्ड को बनाने की बात कही थी। स्टारलिया मुस्कुराती है पर इसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है उस पॉइजन की वजह से। पर सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड बनाना चाहती थी रेगना, मुझे माफ कर देना, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। इसके हिसाब से इस स्वॉर्ड से ये कामुई को नहीं हरा पाएगा। मुझे अगर एक और मौका मिलता तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी स्वॉर्ड बनाती रेगना, मुझे माफ कर देना। रेगना भी रोने लगता है और घबरा कर कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता था स्टारलिया, मैं चाहता था कि हम सभी लोग एक साथ में बैठकर हंस सके। पर अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कम से कम मेरी आखिरी फाइट को जरूर देख कर जाना। मैं इस स्वॉर्ड से इस कामुई के बच्चे को हराऊंगा और तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। मैं इतना चमकूंगा कि तुम्हें मुझे देखना ही होगा स्टारलिया। तभी नाजरीना यहाँ पर आ जाती है और स्टारलिया को अपनी बाहों में ले लेती है ताकि रेगना कामुई के साथ लड़ सके। जाते जाते रेगना स्टारलिया से एक और बात कहता है, तुम्हारी मौत पर मुझे बहुत दुख होगा, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक था, इसलिए आखिर तक देखना क्योंकि अब से मैं अपनी फ्यूचर सेल्फ से भी ज्यादा पावरफुल बनने वाला हूँ स्टारलिया। ऐसा बोलकर रेगना वॉल्टर कामुई की तरफ आगे बढ़ जाता है। वॉल्टर नीचे उतरता है और इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रेगना इससे कहता है कि जल्दी अपनी ड्रैगन फॉर्म में आओ, मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। मैं इस लड़ाई को वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहाँ पर ये पहले रुक गई थी। और अपने क्लॉ को दिखाता है और बताता है कि ये क्लॉ अपने यूजर की कैपेबिलिटीज के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज को बदल लेता है। इसके हाथ में अब ये एक लाइटनिंग क्लॉ की तरह बन चुका है। अगले ही पल ये क्लॉ बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और इसके अंदर से जबरदस्त बिजली निकलने लगती है जो कि आसपास की पूरी जमीन को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। जल्दी से ड्रैगन बनो, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वॉल्टर जल्दी से इस भयानक रूप में इस पर हमला करता है पर रेगना सिर्फ एक ही हाथ से इसके अटैक को फ्रीज कर देता है। सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि वॉल्टर का हाथ भी बर्फ के साथ जमने लगता है। रेगना बिना टाइम वेस्ट किए इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और एक ही बार में वॉल्टर कामुई को 2 टुकड़ों में काट देता है। पर वॉल्टर इस हमले की वजह से और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रेगना अपनी नई स्वॉर्ड को पीछे पीठ पर रख लेता है। ये स्वॉर्ड इतना ज्यादा तेज चमकने लगती है कि इसके पैर हवा में उठ जाते हैं पर रेगना किसी गॉड के जैसा लगने लग जाता है। वॉल्टर कामुई हंसते हुए कहता है कि इसका क्लॉ इसके यूजर की पावर्स को 100% तक पहुंचा देता है पर रेगना की स्वॉर्ड अपने यूजर की पावर को 120% तक लेकर जाती है। ये समझते ही कामुई सीरियस हो जाता है और आखिरकार अपनी ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वॉल्टर कामुई अपनी असली ड्रैगन फॉर्म में आते ही बिना टाइम वेस्ट किए रेगना पर हमला कर देता है पर रेगना अपने दोनों हाथों से ही इसके हमले को रोक देता है। इन दोनों की टक्कर से इतनी ज्यादा सिल्वरीन निकलती है कि पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। नजरेना जल्दी से स्टारलिया को लेकर यहाँ से निकल जाती है। रेगना इनकी हेल्प के लिए अपनी एक स्वॉर्ड को इनकी तरफ फेंक देता है ताकि इनकी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। अब रेगना का पूरा ध्यान सिर्फ वॉल्टर कामुई पर होता है और सीधा इसकी तरफ आगे बढ़ता है और इसके साथ लड़ने लगता है। पर वार के साथ इसकी सिल्वरीन वॉल्टर को पीछे धकेलना शुरू कर देती है पर वॉल्टर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। ये बंदा अपनी क्लॉ से रेगना के हमले को रोक देता है और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होनी शुरू हो जाती है। वॉल्टर अपनी पावरफुल टेल से रेगना को जोर से नीचे जमीन पर पटक देता है। रेगना इससे पहले कि खुद को संभाल भी पाता, वॉल्टर अपनी क्लॉ को दूर तक एक्सटेंड करके इसे बीच में से काटने की कोशिश करता है पर रेगना वक्त रहते साइड हो जाता है और दोबारा से खड़ा होकर फाइट को जारी रखता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ फाइट करते जाते हैं। कभी वॉल्टर इस पर भारी पड़ता है, कभी रेगना। तभी वॉल्टर कामुई मौका देखकर रेगना के पीछे जाता है और एक सरप्राइज अटैक कर देता है पर तभी स्टारलिया की बनाई गई ये सिल्वर कॉमेट स्वॉर्ड खुद ही एक्टिवेट हो जाती है और इसके अंदर लगा हुआ सिल्वर बैरियर रेगना की जान बचा लेता है। वॉल्टर इससे भी नहीं रुकता कि अपनी क्लॉ से रेगना को पकड़कर जोर से नीचे जमीन पर पटक देता है। रेगना क्लॉ को सिल्वरीन से फ्रीज करने की कोशिश करता है। तभी वॉल्टर एक जाइगेंटिक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट चार्ज करता है ताकि एक ही हमले में रेगना का काम तमाम कर सके। पर इस धमाके के होने से पहले ही रेगना खुद को इसकी क्लॉ से आजाद करवा लेता है। अगले ही पल अपने एक हाथ से ही इसके इस इलेक्ट्रिक ब्लास्ट को रोक लेता है और दूसरे हाथ को सिल्वरीन ब्लेड में बदलकर इस हमले को बीच में से 2 टुकड़ों में काट देता है और यही हमला दोबारा से वॉल्टर की तरफ चला जाता है। रेगना इसी मोमेंटम का फायदा उठाकर वॉल्टर को आसमान में उड़ा देता है और इसका एक हाथ भी काट देता है। वॉल्टर जल्दी से अपने हाथ को रीजनरेट करता है और दोबारा से रेगना पर अटैक कर देता है और नीचे नजरेना स्टारलिया को अपनी बाहों में लिए रेगना और कामुई के बीच में फाइट को देख रही होती है। स्टारलिया ऊपर देखो, रेगना कितना अच्छे से लड़ रहा है। पर स्टारलिया हद से ज्यादा पेन में होती है और कहती है कि मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं वैसे भी मरने वाली हूँ। यहाँ नेबुलियम को बार बार क्रिम्सन की प्रेजेंस फील हो रही होती है
है। इसे लगता है कि क्रिम्सन उस ऑल्टरनेट स्पेस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां अल्टीमेशिया इस वक्त मौजूद है और इसका शक बिल्कुल सही होता है। क्रिम्सन अपने मैजिक का यूज करके नेबुलम के बैरियर को तोड़ना शुरू कर देती है। नेबुलम पूरी ताकत लगाकर उन बैरियर्स को बचाने की कोशिश करता है पर क्रिम्सन इसकी सारी मेहनत कुछ ही सेकंड्स में बर्बाद कर देती है। नेबुलम और भी ज्यादा डेस्परेट होकर बैरियर को दोबारा से रीजनरेट करता है पर तभी अचानक से स्लाइम इसके सामने आ जाती है और इससे पूरा का पूरा निकल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सभी बैरियर्स को तोड़ देती है और सीधा अल्टीमेटिया के ऑल्टरनेट स्पेस पर आ जाती है। अल्टीमेशिया को अभी तक अंदाजा भी नहीं होता है कि क्रिम्सन इसके बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी है और अगले ही पल क्रिम्सन अपनी गन को सीधा इसकी तरफ और तभी गोली चलने के एक सेकंड पहले ही नेबुलम जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि अल्टीमेशिया अपने पीछे देखो। अल्टीमेशिया तुरंत मुड़ती है पर तब तक क्रिम्सन गोली चला चुकी होती है। ये गोली सीधा इसके कंधे को चीरते हुए इसके पास से निकल जाती है। अल्टीमेशिया जल्दी से अपने खून का यूज करके क्रिम्सन के ऊपर एक आग का हमला कर देती है पर क्रिम्सन आसानी से इसके हमले को डॉज कर जाती है। क्रिम्सन पूरे ऑल्टरनेट स्पेस के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेती है और इस जगह के सिस्टम को मैनिपुलेट करके एंट्रेंस को सील कर देती है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके और साथ ही साथ इस स्पेस के अंदर टाइम की स्पीड को बदल देती है जिसकी वजह से अल्टीमेशिया अपने टाइम मैजिक का यूज ही ना कर पाए। अल्टीमेशिया नोटिस करती है कि इसके कंधे का वो घाव हील नहीं हो पा रहा है और इसे कामुई की एक बात याद आती है कि जब भी ये मुसीबत में हो तो अपने गुस्से पर काबू ना रखे और अपने गुस्से को बाहर आने दे। अगले ही पल ये अपनी ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट कर देती है पर क्रिम्सन ने भी इस बैटल के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। फाइट शुरू होने से पहले ये उस जगह पर गई थी जहाँ पर इसने अपना असली दिल छुपा कर रखा हुआ था और जैसे ही इसे लेने जाती है इसके सामने इसका मोनार्क वर्जन और इसकी दूसरी पर्सनैलिटीज लीज और वेरोनिका आ जाती हैं। तीनों इससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में इतना बड़ा रिस्क लेने वाली हो क्या? हाँ। हार्ट के वापस मिलने के बावजूद भी इसकी असली पावर का बस एक छोटा सा हिस्सा ही लौटेगा पर अल्टीमेशिया को जान से मारने के लिए वो काफी होगा। क्रिम्सन दोबारा से अपने हार्ट को अपने शरीर के अंदर डाल देती है और इसकी मोनार्क फॉर्म एक्टिवेट हो जाती है। अल्टीमेशिया लगातार एनर्जी बीम्स चला रही होती है पर क्रिम्सन हर एक हमले को आसानी से डॉज करती जाती है और बहुत सारे फ्लैश बैंग बॉम्ब्स इसकी तरफ फेंकती है और क्योंकि इस ऑल्टरनेट स्पेस में टाइम की स्पीड बदल चुकी थी इसी वजह से ये फ्लैश बैंग्स बस हल्की सी रोशनी ही पैदा कर पाते हैं। अल्टीमेशिया जल्दी से अपनी शील्ड के अंदर छुप जाती है। क्रिम्सन उस शील्ड के ऊपर फायर करना शुरू कर देती है पर इसकी बुलेट्स इस शील्ड को तोड़ नहीं पाती हैं। तभी अल्टीमेशिया अपनी टेल का यूज करके क्रिम्सन पर हमला करती है। क्रिम्सन दोबारा से बच जाती है और बताती है कि मैंने ये जो स्पेशल बुलेट्स बनाई हैं ये असल में खुद को जान से मारने के लिए डिजाइन की थी। ये बुलेट्स बॉडी के ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर देती हैं और क्योंकि क्रिम्सन खुद और अल्टीमेशिया दोनों टाइम मैजिक का यूज कर सकते हैं इसी वजह से इनके ब्लड फ्लो का मैकेनिज्म लगभग एक जैसा ही है जिसका मतलब है कि अगर इसकी सिर्फ एक बुलेट भी अल्टीमेशिया के हार्ट तक पहुंच जाती है तो ये वहीं पर मारी जाएगी। ऐसा बोलकर क्रिम्सन एक और बुलेट फायर कर देती है और इस बार उसकी स्पीड को 50 गुना तक एक्सेलरेट कर देती है। फ्लैश बैंग की रोशनी के बीच अल्टीमेशिया दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये बुलेट इसकी विंग पर जाकर लग जाती है। बुलेट ना ही इसके शरीर को तोड़ती है बल्कि अल्टीमेशिया को जोर से पीछे उड़ाकर एक टूटते हुए पिलर पर गिरा देती है। क्रिम्सन भी बिना रुके इसके पीछे जाती है। अब अल्टीमेटिया घबरा चुकी होती है और डर के मारे अपनी पूरी मैजिक पावर को एक साथ रिलीज कर देती है और हर एक डायरेक्शन में एनर्जी ब्लास्ट छोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन क्रिम्सन फिर भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ती है और यहाँ पर बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में क्रिस्टोफर और फो मिलकर ऑल्टोजोरा को आखिरकार खत्म कर देते हैं पर मरने से पहले ऑल्टोजोरा अपना एक आखिरी सीक्रेट वेपन एक्टिवेट कर जाता है और इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाता आइक जल्दी से इसके शरीर को सिल्वरीन से फ्रीज कर देता है। क्रिम्सन के लिए इसके करीब पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। क्रिम्सन एक और डेंजरस एबिलिटी का यूज करती है। ये पूरे ऑल्टरनेट स्पेस को शांत कर देती है, अपनी आवाज को हर एक डायरेक्शन से गुंजवाने लगती है और अल्टीमेटिया के दिमाग के ऊपर साइकोलॉजिकल हमला करना शुरू कर देती है। क्रिम्सन कहती है कि तुम असली कारुला जैसी नहीं हो, तुम तो बस एक क्लोन हो जो हमेशा से खुद को स्पेशल साबित करने की कोशिश करती आ रही है पर ऐसी है नहीं। ये बात अल्टीमेटिया के दिल पर सीधा असर डालती है और क्रिम्सन कहती है कि जिस क्रीचर ने एक पेस्ट्री शॉप के बंद होने पर एक पूरे किंगडम को ही तबाह कर दिया ऐसे ड्रैगन गॉड का बिहेवियर किसी बच्चे से कम नहीं था। अल्टीमेशिया के पुराने जख्म दोबारा से ताजा हो जाते हैं। इसके दिमाग में कारुला और अपनी बाकी क्लोन सिस्टर्स की सारी बातें चलने लगती हैं। इसे याद आता है कि ये हमेशा से सबको बचाना चाहती थी पर सबसे ज्यादा ये खुद बचना चाहती थी। इसी गिल्ट की वजह से ये पूरी तरह से टूटना शुरू कर देती है। इसी बीच बाहर बोर्गिस को पता चल जाता है कि नेबुलम गायब हो चुका है और गुस्से में उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहाँ स्लाइम अभी भी नेबुलम को खा रहा होता है। बर्जेस एक ही हमले में पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है और इस स्लाइम को भी मार गिराता है। बस नेबुलम का बचा हुआ स्केलेटन ही यहाँ पर रह जाता है। पूरी ताकत लगाकर ऑल्टरनेट स्पेस की दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है और बिल्कुल उसी वक्त क्रिम्सन अल्टीमेशिया के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने ही वाली होती है पर बर्जेस दीवार को तोड़कर यहाँ पर आ जाता है। बाहर काइमेरा मर चुकी होती है पर इसकी स्नेक टेल अभी भी जिंदा होती है और इसकी स्नेक टेल दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। जैसे ही बॉर्जेस इसकी प्रेजेंस को फील करता है तो एक पल के लिए हैरान रह जाता है। कभी ये दोनों मिलकर ड्रैगन गॉड को सर्व करते थे और साथ मिलकर काम किया करते थे पर क्रिम्सन को दोबारा से जिंदा देखकर इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पूरी ताकत से एक मैजिक स्लैश इसकी तरफ फेंक देता है पर स्नेक टेल अपनी आखिरी बची हुई ताकत से एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करता है जो कि थी वर्ल्ड कोलैप्स। अगले ही पल बॉर्जेस का शरीर अंदर से फटना शुरू कर देता है और सिर्फ बॉर्जेस ही नहीं ये अटैक पूरे ऑल्टरनेट स्पेस और नेबुलम के बैरियर को भी तबाह कर देता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से क्रिम्सन और अल्टीमेटिया दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और बाहर जा गिरते हैं। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए स्नेक टेल क्रिम्सन से माफी मांगता है और यहीं इसकी मौत हो जाती है। नेबुलम का बैरियर टूटने के बाद आखिरकार सूरज की रोशनी पूरे बैटलफील्ड पर फैल जाती है। बॉर्जेस का शरीर भी सनलाइट की प्रेजेंस में आते ही जलना शुरू कर देता है और मरते वक्त वॉल्टर कामुई से अल्टीमेटिया की रक्षा करने की गुहार लगाता है क्योंकि अब वो ही उनका आखिरी सहारा है। पर इसकी बात खत्म होने से पहले ही आइक इसके
इसका सर काट देता है। स्टारलिया की पूरी यूनिट अल्टीमेशिया की तरफ दौड़ पड़ती है। यहाँ वॉल्टर कामुई अभी भी रैग्ना के साथ फाइट में उलझा हुआ था, इसी वजह से इसकी हेल्प नहीं कर पाता है। वॉल्टर स्पीड के मामले में अभी भी रैग्ना से आगे होता है। ये बंदा अपने क्लॉ को हर एक डायरेक्शन में मोड़ मोड़ कर हमले करता है और रैग्ना को इन्हें डॉज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है। फिर भी रैग्ना हर एक हमले को डॉज करते हुए मौका मिलते ही काउंटर अटैक परफॉर्म करता जाता है। धीरे धीरे वॉल्टर को महसूस होने लगता है कि रैग्ना की पावर्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगले ही पल रैग्ना इतनी तेजी से हमला करता है कि वॉल्टर के दोनों पैर और इसकी पूंछ को एक साथ काट देता है। दर्द की वजह से वॉल्टर के हाथ से इसका क्लॉ छूट जाता है, पर रैग्ना यहीं पर नहीं रुकता है। ये अपनी सिल्वरीन को और भी ज्यादा रिलीज करता है और सीधा हंटिंग फ्लैश नाम का एक अटैक यूज करता है। कामुई को पीछे धकेल देता है। यहाँ अल्टीमेशिया भी धीरे धीरे उठ खड़ी होती है, पर नाजरेना पीछे से आकर इसके सर के अंदर तलवार घुसा देती है। दर्द की वजह से अल्टीमेशिया जोर से चिल्लाती है और अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देती है। इसकी बॉडी से जो एनर्जी ब्लास्ट निकल रहे थे वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जाकर गिरने लगते हैं। इन रैंडम हमलों में काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और नाजरेना भी दूर जाके गिर जाती है। इसी दौरान वॉल्टर कामुई अपनी सबसे ज्यादा डेंजरस टेक्निक को एक्टिवेट करता है, लाइटनिंग गॉड बैटल आर्ट्स। इस टेक्निक के एक्टिवेट होते ही पूरे बैटलफील्ड की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब वॉल्टर अपने क्लॉ के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुका होता है। इसके दोनों हाथ जायंट ब्लेड्स में बदल जाते हैं और इसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रैग्ना भी जल्दी से अपनी सिल्वरीन आर्म ब्लेड से तैयार हो जाता है, पर इस बार वॉल्टर इतना ज्यादा तेज होता है कि रैग्ना ना ही इसके हमलों को ठीक से देख पा रहा होता है और ना ही काउंटर कर पा रहा होता है। लेकिन फिर भी रैग्ना किसी तरह से इस पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। पर उसी वक्त वॉल्टर अपने घुटने को ब्लेड में बदल देता है और इसे रैग्ना के पेट के अंदर घुसा देता है। रैग्ना बहुत ज्यादा पेन में होता है। तभी वॉल्टर इसका सर एक बार में ही काट देता है और सिर काटने के बाद भी रैग्ना के शरीर को लगातार बिजली के झटके देता जाता है। यहाँ क्रिम्सन भी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है। इसी बीच इसकी नजर स्लाइम पर जाती है, जो कि बैटलफील्ड में कुछ खाने की तलाश में घूम रहा होता है। क्रिम्सन जल्दी से इसे अपने पास बुलाती है और स्टारलिया की यूनिट की एक लड़की के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाती है। तभी वॉल्टर के हमलों से यहाँ पे रैग्ना का कटा हुआ सर दूर जाके गिरता है। वॉल्टर आसमान की तरफ देखता है और बोलता है इसका अगला टारगेट क्लाउड मोनार्क और उसके बाद ड्रैगन गॉड है। तभी अचानक से इसके नीचे से एक जबरदस्त स्लैश निकलता है। रैग्ना अपने सर को दोबारा से अपने सर के ऊपर जोड़ चुका होता है और इसके एक हमले से वॉल्टर नीचे जमीन पर जाकर गिर जाता है, बहुत ही ज्यादा नीचे। इस हमले की वजह से रैग्ना की स्वॉर्ड के अंदर भी दरारें पड़ने लगती हैं। तभी अल्टीमेटिया धीरे धीरे कामुई की तरफ आगे बढ़ती जाती है और इसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारती है और बोलता है कि मेरी फाइट के बीच में मत आना अल्टीमेशिया। अब रैग्ना उसी हंटिंग फ्लैश को यूज करने वाला होता है जो कि इनकी पहली फाइट में इस पर भारी पड़ गया था, पर इस बार वॉल्टर को पूरा यकीन होता है कि ये इस हमले को झेल पाएगा। वॉल्टर अपनी स्पीड को बढ़ाता है और अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म को एक्टिवेट करता है, एक ऐसी स्टेट जिसमें ये सूरज को भी कुचल सकता था। इसका पूरा शरीर बिजली से चमकना शुरू हो जाता है और सीधा रैग्ना की तरफ टूट पड़ता है। रैग्ना अपनी सारी ताकत को एक ही वार में ट्रांसफर कर देता है, पर इस बार वॉल्टर का हमला लैंड होने से पहले ही रैग्ना का हंटिंग फ्लैश इस पर पहुंच जाता है। ये हमला इतनी तेजी से होता है कि वॉल्टर कामुई रिएक्ट तक नहीं कर पाता है और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पूरा बैटलफील्ड रोशनी से भर जाता है। इस धमाके के खत्म होते ही कामुई की बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है और दूर से क्लाउड मोनार्क भी ये सब कुछ देख रही होती है और बोलती है कि वॉल्टर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी स्पीड के ऊपर घमंड करता रहा और आखिर में वही स्पीड इसकी हार की वजह बन गई। अपनी आखिरी सांसों में वॉल्टर को अपनी पूरी लाइफ याद आ जाती है। इसने हमेशा दूसरों की पावर्स को चुराकर उन्हें अपना बनाया था, पर ये रैग्ना की पावर्स को कभी नहीं चुरा पाया। मरने से पहले वॉल्टर अपने क्लॉ को रैग्ना की तरफ फेंक देता है। रैग्ना इस हमले को अपनी सिल्वर कॉमेट स्वॉर्ड से रोकता है, पर जैसे ही इसे रोकता है इसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाती है और जमीन पर आकर गिर जाता है। अल्टीमेशिया अपनी आंखों के सामने वॉल्टर कामुई को मरते हुए देखती है और इसे इस बात पर भरोसा ही नहीं होता है और जोर से चिल्लाती है और इसके चिल्लाने की वजह से पूरे बैटलफील्ड में टाइम मैजिक दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। अचानक से पूरी दुनिया रुक जाती है। जैसे ही इसे पता चलता है कि इसका टाइम मैजिक दोबारा से वापस आ चुका है, तो जल्दी से टाइम को रिवाइंड करके वॉल्टर कामुई की जान बचाने के बारे में सोचती है। पर इससे पहले कि ये अपना टाइम रिवाइंड शुरू कर पाती, क्रिम्सन का प्लान शुरू हो जाता है। स्टारलिया की यूनिट की एक लड़की जिसे क्रिम्सन ने पहले से एक स्पेशल गन दे रखी थी, ट्रिगर दबा देती है। ये गोली सीधा अल्टीमेशिया के दिल को चीरते हुए निकल जाती है। एक पल के लिए ये लड़की भी सोचती है कि मुझे अल्टीमेशिया को मारना नहीं चाहिए था। अगर ये टाइम रिवाइंड कर देती तो शायद इसके मरे हुए साथी और स्टारलिया भी वापस आ जाती, पर अब गोली चल चुकी थी। अपने घुटनों के बल आ जाती है और ये लड़की रोते हुए अपने फैसले पर दुखी हो जाती है। अल्टीमेशिया नीचे गिर जाती है। तभी क्रिम्सन अपने हार्ट को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकालती है और इसे दोबारा से छुपा देती है। दोबारा से अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में लौट आती है। पूरा बैटलफील्ड शांत हो चुका था और हर तरफ लाशें बिछी होती हैं। ये लोग जीत चुके थे, पर इस जीत की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि कोई खुश नहीं था। रैग्ना जमीन पर बैठा होता है। इसके हाथ में उस स्वॉर्ड का बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था और बस उसी को घूरता जाता है। तभी रैग्ना के सामने इसका फ्यूचर सेल्फ आता है। क्या तुम्हें अपने फैसलों पर पछतावा है? मैंने स्टारलिया को खो दिया, मैंने अपने सारे दोस्त खो दिए, मैं जीत गया, पर किस कीमत पर? और जैसे ही फ्यूचर रैग्ना इसके पास आता है, इसका रूप बदलना शुरू हो जाता है और क्रिम्सन में बदल जाती है। रैग्ना, क्या तुम इस दुख की वजह से ड्रैगन्स का शिकार करना छोड़ दोगे क्या? मैं दुख को बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर ड्रैगन्स को मारना कभी नहीं छोड़ूंगा। रैग्ना की आंखें खुल जाती हैं। ये सब कुछ एक सपना था और रैग्ना खुद को एक हीलिंग कंटेनर के अंदर पाता है। क्रिम्सन और गोलम इसका इलाज करते हैं और इसे नजरेना, स्लाइम और आइक से मिलवाते हैं। जैसे ही रैग्ना की नजर बेड पर जाती है तो एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। इस बेड के ऊपर स्टारलिया चैन से सो रही होती है। क्रिम्सन बताती है कि स्टारलिया को हील कर दिया गया है और बताती है कि हमें उस पॉइजन का एंटीडोट मिल गया था जो कि इसे जान से मारने ही वाला था। बैटल के दौरान जब आइक ऑल्टोजोरा को खत्म करने वाला था, तब ऑल्टोजोरा ने इनाम के रूप में इस पॉइजन का एंटीडोट दे दिया था। पर क्रिम्सन बताती है कि इसकी बॉडी तो रिकवर हो चुकी है, पर अभी ये कोमा में है, इसकी सांसें चल रही हैं, पर इसे अभी तक होश नहीं आया है।
है। रैग्ना स्टारलिया के पास जाता है। कुछ देर तक बस इसे घूरता जाता है। इसके दिमाग में इनकी वो सारी मेमोरीज दोबारा से चलने लगती हैं। स्पेशली वो मोमेंट जब स्टारलिया ने रैग्ना से कहा था कि क्रिम्सन को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, क्योंकि स्टारलिया कभी नहीं चाहती थी कि रैग्ना का फ्यूचर इतना ज्यादा सैड और डिप्रेसिंग हो। रैग्ना स्टारलिया को देखकर रोने लगता है। स्टारलिया जिंदा थी और रोने लगता है। इस बार आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। मैं जानता हूँ एक दिन स्टारलिया जरूर होश में आएगी और अपने वादे को भी पूरा करेगी। तो मेरे लिए एक बेहतरीन तलवार बनाओगी स्टारलिया। स्टारलिया के जो सोल्जर्स जिंदा बचे थे और जो शहीद हो चुके थे, उन सबकी कुर्बानियों को याद किया जाता है। इन सभी ने मिलकर ब्लड लाइन ऑफ विंग्स को हरा दिया था। रैग्ना अपनी टूटी हुई सिल्वर कॉमेट सोर्ड के टुकड़े को उठाता है, अपना क्लोक पहनता है और बिना पीछे मुड़े आगे चल पड़ता है। इसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी, पर रैग्ना अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।